ठीक है, और एक बटन बना दिया है। साथ में हमारे पास हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है उसका मेन जो कंटेंट होता है, जिस मकसद से वेबसाइट बनाई गई है, वो यहाँ पे इसको शो करवाया जाता है। और इसी तरह ये वेबसाइट कंटिन्यू होती रहेगी। अच्छा, हम ये पूरी वेबसाइट कोड नहीं करेंगे, हम इसमें से कुछ सेलेक्टिव पार्ट्स करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो डिज़ाइन जो है ना वो रेप्लिकेट होगा, ठीक है। और जब रेप्लिकेट होगा तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आएगा, तो फर्दर आपसे फिर पूछा जाएगा। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि सैमी की आवाज पीछे तक आ रही है? हैंड रेस करें। नहीं आ रही। सैमी जरा ऊंचा। अच्छा, जरा ऊपर करें। ये आपके सामने एक वेबसाइट है, रिलेटिवली वेरी बहुत सिंपल, ठीक है। आप इस तरह की वेबसाइट्स बहुत सारी देख चुके हैं। सबसे ऊपर आपके सामने एक नेविगेशन है। नेविगेशन भी ऑन लो नेविगेशन क्यों होती है? ताकि हम डिफरेंट पेजेस के ऊपर जो हमारी वेबसाइट का पार्ट है उन पे नेविगेट कर सकें, ठीक है। लेकिन अभी हमारा वो मकसद नहीं होगा। अभी हमारा मकसद होगा ये पूरा एक पेज बना देना, दैट्स इट। हम इससे ज्यादा फिलहाल नहीं जाएंगे। जब आपको ये आ गया तो आपको ऑब्वियसली लिंक्स कंपोनेंट के बारे में पता ही है, आपको पता है कि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर कैसे लेके जाना है, आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद आपके पास जो एक सेक्शन आता है वो आता है ये गेट मोर डन विद वाइट स्पेस, ठीक है। ये हीरो या फिर बैनर सेक्शन कहलाता है। ये हीरो और बैनर सेक्शन क्यों कहलाता है? क्योंकि बेसिकली जिस्ट होता है आपके प्रोडक्ट, जो चीज वाकई उसकी टैग लाइन है वो यहाँ पे मौजूद होती है। जिस तरह हीरो जो होता है वो फिल्म का मेन कैरेक्टर होता है, वो तमाम डिलीवरी अदा कर रहा होता है। तो ये जो मेन सेक्शन होता है ना, राइट नेक्स्ट टू योर नैव बार, इसको हम हीरो सेक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही वाकई एक्चुअल आपके पूरे बिजनेस का जिस जो है कोर जो है वो ये डिलीवर कर रहा होता है। यहाँ पे जो टैगलाइन होती है वो बड़े आप सोच समझ के मखसूस मुतय्यन करते हैं। और सेम गोज फॉर योर इमेज। अभी हमने कोई इमेज नहीं रखी हुई, एक सिंपल डिव है जिसमें ब्लू कलर है, लेकिन नैव बार के बाद जो सेक्शन आता है इसको हीरो सेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके पूरे बिजनेस के जो कोर होता है, जो टैग लाइन होता है, उसको बता रहा होता है। खैर, नीचे चलते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास फिर फर्दर और बहुत सारे सेक्शन है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सेक्शन है, उसके बाद वर्क टुगेदर का एक सेक्शन है, और सेम गोज फॉर यूजर एक्सटेंशन। तो ये बहुत सारे रिलेटिवली सेम ही है। तो अगर हमें एक आ गया तो बस फिर यही करना है कि पहले यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे इमेज है, बस उसको स्वैप कर देना है। कहीं पे यहाँ पे टैग है, सॉरी टेक्स्ट है, और यहाँ पे इमेज है। तो अगर आपको एक चीज बनानी आ गई, आपको ये तमाम चीजें आ जाएगी। अब थोड़ा सा डिफरेंस आता है नीचे, थोड़ा सा इसको, ये योर वर्ल्ड एवरीवेयर यू आर, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऊपर के जो सेक्शन हमने देखे हैं। तो हम इसको बना लेंगे अगर सेमी बोलेंगे तो। और फिर उसके बाद हमारे आर स्पॉन्सर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, स्लैक और ये है। इसमें आपको आज आई गेस इमेज भी सिखाएंगे समी, आप इमेज टैग को भी इस्तेमाल करना सिखाएंगे। और फिर सबसे नीचे आपके पास आ जाता है फुटर। तो ये ऑल एंड ऑल आज आप सीखेंगे। जो सभी जो सेक्शन आपको पढ़ाना चाहेंगे वो पढ़ाएंगे, और कोड होगा। इसमें कोई इंटरटेनमेंट नहीं। अगर आप YouTube की वीडियो देख रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो इट्स ऑल अबाउट कोड, और जो स्क्रीन होती है वो। बाकी हम बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं, मजाक क्लास जो होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कोड। आप स्क्रीन देख रहे होंगे और कोड देख रहे होंगे। स्क्रीन पे हम जाएंगे जहां पे हमारी एक्चुअल यूआई मौजूद होगी, उसके बाद हम VS कोड के ऊपर आएंगे और हम उसको डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से कोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज आप थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में क्लास को देखेंगे, क्योंकि ये आप लोग के लिए ही है। आप लोग को सिखाना है कि किस तरह एक स्क्रीन है जो कि यूआई है, और उसको आपने कोड करना है। तो सभी जरा ऊंची आवाज में पीछे तक आवाज से स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। आज का ब्रेक जो हमारा, तो अभी हमारे पास ये मैंने प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करवा लिया था, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट है जो हम नॉर्मली इनिशियलाइज करवाते हैं, ये npx क्रिएट नेक्स्ट स्टेप करके, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होके आता है ये वही है, ठीक है। तो ये हमारे प्रोडक्ट सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे जो वेबसाइट है या नेक्स्ट की ऐप है उसके अंदर क्या हमें शो हो रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि npm रन बैक करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास यूआई के ऊपर क्या शो हो रहा है।
अच्छा, तो हमारे जो नेक्स्ट जेएस की ऐप जो रन होती है वो लोकल होस्ट 3000 पे होती है, तो हम लोकल होस्ट 3000 पे चलेगा। ये हमारा क्या कहते हैं बेसिक वॉलेट में कोड है जो नेक्स्ट जेएस की तरफ से हमें आता है। तो अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले तो सारा कंटेंट हम डिलीट करेंगे ताकि हम मर्जी का जो है वहाँ पे कोड लिख सकें। मैंने सारा कुछ यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे एक गेम बनाऊंगा जो हमारा करेंट के ऊपर एक्चुअली जो हमारा बैकएंड के ऊपर जाके रन हो रहा होता है, जहाँ पे लेआउट के अंदर जो हमारे पास एज चिल्ड्रन पास होता है। ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल है पीछे तक। ठीक है, तो अब हम जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टेम्पलेट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या बनाना है। अच्छा, यहाँ पे नेक बार में हमारे पास कितने सेक्शंस नज़र आ रहे हैं? 3 है या 2? अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं समझ आए यहाँ पे साइड के ऊपर हमारे पास नेविगेशन बार दिया हुआ था, आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने सेक्शंस बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेक्शंस बने हुए हैं। पहला सेक्शन है लोगों का और दूसरा सेक्शन यहाँ पे फ्रेम के नाम से आ रहा है। ठीक है, फ्रेम का मतलब यही है कि जो दूसरा डील है जिसके अंदर हमारे पास सारे लिंक्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लोगों का सेक्शन और उसके बाद ये दूसरा जो है हमारा लिंक्स और बटन का आता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कोड के ऊपर, देखते हैं इसको किस तरह कोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लूँगा कि भाई मेरे पास जो हेडर का जो डिव है उसके ऊपर कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट होंगी। तो यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है कि भी सबसे पहले वो बता रहा है कि विड्थ होनी चाहिए 1920 पिक्सल। ठीक है, तो ये बेसिकली डेस्कटॉप व्यू का डिज़ाइन है जो लार्ज स्क्रीन का होता है, लैपटॉप स्क्रीन का नहीं होता। तो हम यहाँ पर भी लैपटॉप स्क्रीन का वो नहीं करेंगे, हम डेस्कटॉप स्क्रीन का करेंगे और उसको व्यू एज डेस्कटॉप स्क्रीन व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने कोड की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री तो हमने इसको कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट शो करवाना होगा। लेट से हम यहाँ पे लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, ताकि हमें कुछ ना कुछ हमें आउटपुट नज़र आए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अभी मेरी स्क्रीन हो रही है ब्लैक, इसकी वजह क्या है? ग्लोबल CSS। तो उसके लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा? ग्लोबल CSS किस जगह अवेलेबल होती है? ऐप के अंदर ही हमारे पास ग्लोबल CSS अवेलेबल होती है। तो इन सबको मैं क्या करूँगा, अभी कमेंट कर दूँगा ताकि ये चीज़ें मेरे को वहाँ पे इम्प्लीमेंट ना हो। तो मैंने कर लिया सेव। अच्छा, ध्यान रखिएगा कभी भी आपने ये जो ऊपर 3 हमारे पास शुरू की लाइन्स हैं जो @element कंपोनेंट्स और यूटिलिटीज़, अगर आप इनको रिमूव कर देते हैं, मेरे साथ अक्सर ये हुआ है कि कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नहीं आते। तो ये डिपेंड करता है कि
कौन सा वर्जन चल रहा है नेक्स्ट.js का और टेलविंड किस तरह उसको सपोर्ट कर रही है। सबसे पहले हम यहाँ पे हमें नेटवर्क बनाने के उसके लिए कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बनाएंगे। तो हमने कहा भी कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर मैं फाइल अब किस नाम से बनाऊंगा, नेटवर्क। मैंने लिखा भी नेटवर्क डॉट TSX। बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, RAFC के अलावा ये तो हम लोग एसेंशियल यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन बैक बार, ठीक है। एरो फंक्शन ही बनाऊंगा, बना सकते हैं। एरो फंक्शन से काम करेंगे क्योंकि हम जो ES6 हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम एरो फंक्शन यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अगर हम RAFC से भी हम जो वायलेट प्रिंट जनरेट करवाते हैं वो भी हमें एरो फंक्शन पे ही रिटर्न करता है। अच्छा, यहाँ भी क्या करना है, रिटर्न। और यहाँ पे मैं कोई भी या तो एम्प्टी फ्रैगमेंट लगा दूंगा या फिर डिव लगा दूंगा, ठीक है। कोई भी आप बना सकते हैं। एम्प्टी फ्रैगमेंट भी डिव पे ही काम करता है और डिव भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्टी फ्रैगमेंट से काम करेंगे और इसके अंदर जो है हम सबसे पहले एक पैरेंट डिव बनाएंगे। पीछे तक आवाज़ आ रही है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, नए बार के बाद एरर क्यों आ रहा है। तो फंक्शन में हटा दूंगे, हटा दिया। एरो हटा दूं, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक वेरिएबल टाइप बना रहे हैं कॉन्स इक्वल्स टू नेटबार, और उसके बाद हम ये सॉरी कुछ डेवलप कर दिए कॉन्स के बाद नेटबार। सही हो गया, ठीक है। अभी ये कुछ बेहतर हो गया। जब यहाँ पे हम उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि हम कंपोनेंट बना रहे हैं, कंपोनेंट हम कहीं पे इंपोर्ट भी करवाना होगा जहाँ पे हम इसको रन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसको करवाना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेटवर्क, ठीक है। तो हम डिज़ाइन पे आते हैं वापस और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है। चलिए, हमारे पास सबसे पहले है लोगो का जो लोगो। इसके अंदर हमारे पास हम दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, या तो हम सिर्फ इसका इमेज बना लें, ठीक है। या फिर हम ये जो छोटा सा जो हमारे पास लोगो बना हुआ है इसको ऐसे इमेज एक्सपोर्ट कर लें और बाकी जो उसको हम टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखें। दोनों तरीके हमारे पास। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसको
एक्सपोर्ट वाला काम कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो जी मैंने यहाँ से आके एक्सपोर्ट लोगो दबाया और लोगो मेरे पास एज ए जिप फाइल वो डाउनलोड हो गया। अब मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूँगा और प्रोजेक्ट के अंदर उसको लेकर आ जाऊँगा। और प्लस इसका जो एंड टू एंड कोड है वो भी शेयर कर दिया जाएगा। अब कोड की नौइयत क्या है कि वो अभी शेयर किया जाए या बाद में, वो देखेंगे। फिग्मा की स्क्रीन्स आपको क्लास के बाद डिस्कॉर्ड के ऊपर शेयर कर दी जाएगी, या मैं बोलता हूँ अभी नहीं में किसी और टीए से कि आपको अभी ही डिस्कॉर्ड के ऊपर ये फिग्मा की स्क्रीन्स मिल जाए। खैर एनीवेज आगे कंटिन्यू करते हैं, इसकी फिक्र नहीं करें, आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने इमेज को डाउनलोड कर ली, लेकिन हमें यहाँ पे उसको यूटिलाइज भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक और फोल्डर बना लेंगे ऐप राउटर के अंदर, उसको हम नाम दे देंगे एसेट्स का, ठीक है। एसेट्स का फोल्डर वो फोल्डर होता है जहाँ पे आप अपने सारी इमेज और भी दीगर चीज़ें जो आपने प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलाइज करनी है, जो आप बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, वो आप सब चीज़ें एसेट्स के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे मैं एसेट्स का एक फोल्डर बना लेता हूँ। नहीं आ रहा। नेक्स्ट जेएस की नई रिलीज आई है, नया वर्जन आया है, लेकिन अभी वो आई गेस अल्फा में, इट्स नॉट अ स्टेबल वर्जन, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। सो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि हम ऐसी चीज़ को अडॉप्ट करें जो कि अभी अल्फा के अंदर है या बीटा के अंदर है या अभी वो स्टेबल रिलीज के अंदर नहीं। सो ऑलवेज ट्राई कि आप LTS वर्जन यूज़ करें। एक चीज़ आप हमेशा सुनेंगे, LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ को आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अल्फा बीटा वर्जन के ऊपर नहीं जाइएगा, हमेशा उसके स्टेबल वर्जन पे जाइएगा जहाँ उसके अराउंड कम्युनिटी हो, कोई मसला हो तो आपको समझाने वाले मौजूद हो। जब एक चीज़ के ऊपर वो खुद ही काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें तो चेंजेस अभी आने हैं, अभी वो स्टेबल नहीं हुई है, तो उसको अडॉप्ट कर लेना अर्ली स्टेजेस के अंदर, फिर वो बाद में कोई चीज़ चेंज कर दें तो आप स्ट्रगल करेंगे। तो मेक श्योर जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहे हो तो हमेशा गो फॉर इट्स LTS वर्जन। तो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 14 पॉइंट समथिंग है, 15 भी आ गया, बट इट्स नॉट स्टेबल। हो सकता है कभी भी स्टेबल हो जाए, हफ्ते 2 दिन, कल परसों कभी। इट्स परफेक्टली फाइन। अगर आपने जो नेक्स्ट ईयर्स का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसके अंदर आपको पब्लिक का फोल्डर मिल रहा है तो, बट अगर आपको नहीं मिल रहा, आपको फ्रॉम स्क्रैच खुद ही एसेट्स के लिए कोई फोल्डर बनाना पड़ रहा है, तो उसको आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, पब्लिक दे सकते हैं, एसेट्स दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसके अराउंड कुछ कन्वेंशन है जो कि समी अभी कराएंगे और आप देखेंगे। तो अभी आप फोकस करें जो क्लास के अंदर हो रहा है, ठीक है। जब ये देख रहे हैं यहाँ पे कि पब्लिक का फोल्डर मौजूद नहीं है, इट मीन्स कि जो वर्जन ये फॉलो कर रहे हैं उसकी जब बॉयलर प्लेट बनी है तो पब्लिक का फोल्डर मौजूद नहीं था, ठीक है। तो हम एसेट्स के साथ ही चलते हैं, लेकिन अगर आप इसको पब्लिक नाम देना चाहते हैं कोई मसला नहीं है, वेरी सिमिलर टू कि हम फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, आप अपने फोल्डर का नाम भी कुछ भी दे सकते हैं। सो फोकस। ओके, तो हमने यहाँ पे इमेज को भी पेस्ट कर लिया एसेट्स के फोल्डर के अंदर, ये मेरे पास इमेज आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम वापस डिज़ाइन पे जाते हैं और देखते भी हमें सबसे पहले हेडर का जो है वो कोड हमें देखना पड़ेगा कि हेडर जो है वो किस तरह, मेरे को यहाँ नज़र आ रहा है कि भी विड्थ दी हुई है, कुछ ना कुछ हाइट है, उसके बाद लेफ्ट और जस्टिफाई स्पेस बिटवीन लगा हुआ है। सही, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन जो है वो क्यों लगा हुआ है और उसकी जो पेरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हम अभी देखेंगे भी, उसको थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको वेट और हाइट के ऊपर हम सेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने जो डेव बनाया हुआ है मैं यहीं पर ही क्लास नेम दे दूँगा
ठीक है। और ये सारा कुछ जो है इनलाइन सीएसएस में कर रहा हूँ इस वक्त, और आप अलग फाइल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो विड्थ है वो कितनी दी हुई है, 1920 पिक्सल। ठीक है, और हमारे पास हाइट दी हुई है 92 पिक्सल। ये क्या तरीका है? हमने ये सुना था कि भाई उनकी अपनी बताई हुई कुछ वैल्यूज होती हैं, सही है, जैसे W-2 उसके अराउंड, उसके बिहाइंड द सीन कुछ पिक्सल्स होते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल्स या फिर 20 पिक्सल्स। ये आपने क्या किया, या आपने W लिख के हाइफन देके, यहाँ तक तो हम इस चीज़ से, सिंटेक्स से, इस फॉर्मेट से वाकिफ हैं, लेकिन उसके बाद ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट देके अपनी हार्ड कोडेड वैल्यू क्यों पास की है? सेम गोज फॉर द हाइट वैल्यू, ये आपने क्यों किया? अच्छा जी, तो हमें जो टेलविंड है वो हमें बहुत सारे जो है CSS पहले से प्रोवाइड करता है। जिस तरह मैं यहाँ लिखूँ W- और यहाँ पे बहुत सारे उसने नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टेलविंड ने हमें प्रोवाइड की हुई है। इनके अराउंड, इनके बैकग्राउंड के ऊपर कुछ ना कुछ हमारे पास पिक्सल्स सेट हुए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 के ऊपर 4 पिक्सल्स हैं। ठीक है, इसी तरह ये 4 के मल्टीपल्स के ऊपर हमारे पास ये नंबर्स डिफाइन हुए हैं। लेकिन बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो हमें नहीं गिवन है टेलमेंट की तरफ से। तो हमें फिर आर्बिट्री वैल्यू की तरफ जाना होता है, जो कि हम उसको कहते हैं कस्टम वैल्यू को भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि आप सबसे पहले आप देखें जो आपने विड्थ देनी है या हाइट देनी है या कोई भी आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसका नाम लिख के हाइफन लगाएं और उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अपनी कस्टम वैल्यू आप पास कर दें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भी 1920 लिख के सेव करा दिया। ठीक है, वो समझते हैं कि ऑटोमेटिकली वो पिक्सल्स में कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ पे मसला ये होता है कि बैकग्राउंड के ऊपर वो नहीं कर पाता और फिर वो CSS हमारी इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो हम यहाँ पे हमें लाजमी तौर पे लिखना पड़ता है कि हम कौन से मेजरमेंट यूनिट्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पिक्सल्स को कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पिक्सल्स लिख रहे हैं। ठीक है, और चलते हैं डिज़ाइन की तरफ और देखते हैं हमारे पास हमें और क्या क्या चीज़ें करनी है। अच्छा जी, हमारे पास है पैडिंग टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं पैडिंग को दो ग्रुप्स में मैं डिवाइड करूँगा। यहाँ पे पैडिंग की 4 प्रॉपर्टीज यूटिलाइज हो रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो प्रॉपर्टीज लिखूँगा। ठीक है, वो कहलाती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज है जो टेलमेंट ने अपनी तरफ से प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, वो क्या होती है, टॉप और बॉटम। अगर हम ग्राफ के ऊपर चलें, क्योंकि हमारी वेबसाइट या कोई भी चीज़ है वो ग्राफ के ऊपर हम 2 प्लेन ग्राफ के ऊपर हम उसको प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन के ऊपर है। ठीक है, तो टॉप और बॉटम को मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे वाई एक्सिस हो गया, और राइट और लेफ्ट को मैं एक्स एक्सिस कह सकता हूँ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, टॉप के ऊपर हमें कितने पिक्सल्स रिक्वायर्ड है, 16 पिक्सल्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पी वाई हाइफन कितने पिक्सल चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूंगा, हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें टेलमेंट ने पहले से हमें कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड की हुई, हम पहले सर्च आउट करेंगे क्या हमारे पास वो नंबर एग्जिस्ट करता है, वो पिक्सल्स एग्जिस्ट करती है टेलमेंट के डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन में या नहीं। अगर करती होगी तो वहाँ से इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं करती होगी तो हम फिर कस्टम वैल्यू जो है स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं 4 का मल्टीपल है तो जाहिर सी बात है 4 के ऊपर ही हमें मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एंटर कर दिया और हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गया। सिमिलरली हमें यहाँ पे पी एक्स एक्सिस पे देखना है कितना हमें रिक्वायर्ड है, 220 पिक्सल्स। ठीक है, तो 220 पिक्सल्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, नहीं करता। ठीक है, टेलमेंट ने बहुत लिमिटेड हमें जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें प्रोवाइड की हुई है,
हम क्या करेंगे, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट वाले कन्वेंशन के अंदर हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का तो मेरा हेडर बन गया है, लेकिन अभी इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। अच्छा जी, हमारा जो हेडर बना है अभी फिलहाल विजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको इंपोर्ट नहीं करवाया है। इंपोर्ट कराने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो हेडर जो है वो उस तरह दिखे जिस तरह जो है दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज तो इंपोर्ट करवा ली, लेकिन एक चीज़ तो रह गई, वो क्या है, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें हेक्स वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, हेक्साडेसिमल वैल्यू गिवन है। अच्छा, हम यहाँ पे हम मुख्तलिफ वैल्यूज भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे RGB, HSL, HSB, ये सारे का जो कलर फॉर्मेट्स हैं इनको भी चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज की तरफ जाएंगे और हम इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। चलिए, सेम गोज फॉर बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के भी बहुत सारे कलर्स हमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन जो कस्टम कलर्स होते हैं बहुत सारे कलर्स अवेलेबल नहीं होते। तो मैं तो अक्सर यही करता हूँ कि हेक्साडेसिमल जो भी कलर होते हैं उसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू जो है वो लिख देता हूँ, सर्च नहीं करता, उसमें टाइम ज़ाया मैं नहीं करता। अच्छा, बेसिकली वेबसाइट्स के ऊपर ज़्यादातर जो है वो हेक्साडेसिमल कलर्स ही यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, RGB कलर्स वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं जहाँ पे हमें कलर की स्पेसिफिक ओपेसिटी हमें जो है वो इम्प्लीमेंट करनी हो। ठीक है, कोई कलर हमें दिया हुआ, फॉर एग्जांपल ग्रीन है, अगर मैं चाह रहा हूँ ग्रीन का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए लेकिन शेड वही रहे, ठीक है, उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी मैं कम कर दूँ, तो उसके लिए फिर हम RGBA कलर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वैसे नॉर्मली हम जो है वो हेक्साडेसिमल कलर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कलर को जो है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कलर भी आ गई। अच्छा जी, अब इसको हम इंपोर्ट करवा लेते हैं अपने पेज के अंदर। तो ये हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं कंपोनेंट को इंपोर्ट कराऊंगा। कंपोनेंट किस तरह इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट मैकबार फ्रॉम। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास इंटेलिजेंस मेरे को कह रहा है @ इस्तेमाल करो। ठीक है, @ हमें क्या करता है, हमारे जो प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी है हमें वहाँ पर ले जाता है। तो प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी हमारे पास कौन सी है, जहाँ पे ये माई ऐप वाला फोल्डर मौजूद है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे उसको एंटर करूँगा और उसके बाद स्लैश लगाऊंगा तो मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर ही मौजूद हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये है, या फिर आप दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस फाइल के आगे से आप उसको पाथ दें कि भी यहाँ से आपने आगे जाना है और यहाँ पे हमारा कंपोनेंट मौजूद है। ठीक है, मैं थोड़ा लंबा काम कर लेता हूँ, कंपोनेंट्स और उसके बाद नैव बार, और यहाँ पे मैं टैग बार को, अच्छा यहाँ पे ये टैग कौन से इस्तेमाल करूँगा, सेल्फ क्लोजिंग या सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, इसको मैंने सेव करवाया और हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, हम जाकर देखते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो हमने अचीव कर ली कि हमने नए बार का जो बैकग्राउंड होता है वो हम कोड कर लिया। ठीक है, अब उसके अलावा आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें और मज़ीद क्या क्या चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी है। LI हम बना लेंगे, और ये
ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक LI ले लेता हूँ और यूएल भी ले लूँ। अच्छा, हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम डिव को ही यूएल बना लें, ठीक है, या उसी के अंदर हम डिव के अंदर हम एक यूएल बना लें। ठीक है, तो चले यहाँ पे हम एक अलग यूएल बना लेते हैं, उसके अंदर में LI 4। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक चार हमारे पास लिस्ट आइटम्स को बना देगा, 4 एलिमेंट्स बना देगा लिस्ट के। ठीक है, अब यहाँ पे हम बारी बारी लिख देंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सॉल्यूशन, उसके बाद रिसोर्सेज और उसके बाद है कॉन्टैक्ट, सॉरी प्राइसिंग है। ठीक है, तो ये तो हमने लिख लिया। अब हम जाके देखते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो किस तरह का हमें शो हो रहा है। ठीक है, हुआ ये तो उसी के नीचे आ रहा है, लेकिन मेरे को इस साइड के ऊपर चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फ्लेक्स, तो हम यहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करेंगे, यूएल में करेंगे या डिफ में? अच्छा, हम यहाँ पे जो है वो डिव में करेंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद फिर हम यूएल में भी करेंगे। उसकी वजह है वो, जब हम आगे जाएंगे तो हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो यूएल के अंदर हम क्लास करते हैं फ्लेक्स। ठीक है, और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो फ्लेक्स होता है वो रॉ में होता है। ठीक है, हम यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं या लिख सकते हैं फ्लेक्स रॉ। ठीक है, सेव करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, ये यहाँ तक का तो हम पहुँच गए कि भी वो उसके नीचे आ गया। ठीक है, अब हम इनके दरमियान स्पेस ऐड करते हैं ताकि ये थोड़ा गैप नज़र आए, अलग अलग नज़र आए, ये अभी मिले हुए। स्पेस की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, और फ्लैग्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, हम उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले किसी भी आइटम को हमें स्पेस देना होता है उनके दरमियान, तो हम जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं जस्टिफाई में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जस्टिफाई के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। ये हमारे पास आ रहा है जस्टिफाई सेंटर है, नॉर्मल है, एंड है, बिटवीन है, अराउंड है। ठीक है, तो हमें स्पेस चाहिए इनके दरमियान में, तो हम क्या करेंगे, स्पेस बिटवीन सेव करेंगे, वापस जाएंगे और देखेंगे अभी यहाँ तक का तो हम पहुँच गए। ठीक है, अभी टेक्स्ट का कलर हमारे पास आ रहा है ब्लैक, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। किसी भी वेबसाइट का जो बेसिक कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो ब्लैक आता है, तो हम उसको वाइट करेंगे। किस तरह करेंगे, हम यहाँ टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देंगे और उसके साथ कलर वाइट देंगे, वाइट हो गया। ये कलर कि आप यूआई को देख के अपने जहन में ही, अगर आपने देखा होगा तो सैमी बस दो ही स्क्रीन के दरमियान स्विच कर रहे हैं, एक फिग्मा पे और एक अपने कोड के ऊपर। कोई तीसरी स्क्रीन नहीं है जहाँ पे एक्चुअल कोड लिखा हुआ हो, जहाँ से वो देख रहा हो। तो सैमी सबसे पहली चीज़ तो ये करे, ये गॉड गिफ्टेड है, लेकिन इसके अलावा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ कि आप वो कला का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए कर रहे हैं।
ही नोज कि यार कब मैंने फ्लैक्स इस्तेमाल करना है, कब मुझे गैप इस्तेमाल करना है, कब मुझे जस्टिफाई सेंटर यूज करना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स ऑल अबाउट सीएसएस। अगर आपको सीएसएस अच्छी आती है, ये आपके लिए और आसानी लेके आ रहे हैं। हाँ, अगर लेआउट के सेशन में सर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये नैव बार है, इसको क्यों ना हम लेआउट के जो कंपोनेंट है वहां पे ले जाए, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि अभी हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा, बिकॉज वी डोंट हैव मल्टीपल पेजेस, राइट। व्हेन इट कम्स टू लेआउट में हम वो चीज रखते हैं जो हमारी मल्टीपल पेजेस के अंदर मौजूद होना लाजमी होती है। बट अभी हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें पता है कि हमारे पास एक सिंगल पेज है, तो ये हमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर हम करना चाहें, अगर हम स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहें, तो बिल्कुल आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है। एंड आई इंकरेज यू कि जब आप इसको खुद कर रहे हो तो आप यही प्रैक्टिस फॉलो करें। लेकिन अभी हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर करें या ना करें, कोई नुकसान या कोई फायदा नहीं है, समझिए। अच्छा, सबसे पहले तो भाई समी के लिए बहुत ज्यादा जोरदार तालियां। दूसरी बात यह है कि हमने बहुत सारी चीजें देखी कलील और मुख्तसर वक्त के अंदर, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि यार किस तरह हम फिग्मा के ऊपर जाते हैं, जरा जाइएगा, और डिफरेंट एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करते हैं कि यार ये पर्टिकुलर एलिमेंट मुझे डाउनलोड करना है, तो उस पर क्लिक करेंगे, राइट साइड के ऊपर आपके पास एक्सपोर्ट की प्रॉपर्टी आ जाएगी। लेकिन किन चीजों के लिए एक्सपोर्ट की प्रॉपर्टी आपके पास इनेबल होगी, वो एसेट्स होते हैं, एसवीजी है, इमेजेस हैं, या डिफरेंट और चीजें। टेक्स्ट के लिए कभी आपके पास एक्सपोर्ट की प्रॉपर्टी इनेबल नहीं होगी, क्योंकि टेक्स्ट तो इटसेल्फ एक अलग एंटिटी है, इट्स नॉट अ एसेट, ठीक है, एन एसेट, जिसको आप क्या कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। तो जब भी आप किसी चीज को एक्सपोर्ट करने का सोचें, तो मेक श्योर कि पहले वो क्या चीज होनी चाहिए, वो रास्टर या फिर वेक्टर बेस्ड कोई चीज होनी चाहिए, या फिर एसवीजी बेस्ड कोई चीज होनी चाहिए। ये क्या है, ये आपको वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा। तो हमने ये देखा कि यार आप कैसे चीजों को इंस्पेक्ट कर सकते हैं उन पे क्लिक करके, कि यार मुझे इतनी पैडिंग चाहिए, इतनी मार्जिन चाहिए, इतना लेफ्ट पे मार्जिन होना चाहिए, इतना राइट पे मार्जिन होना चाहिए। वो तमाम चीजें क्लिक 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 करके आप देख सकते हैं, और बहुत आसान है। जैसे आप एक चीज पे क्लिक करेंगे, आपको हो सकता है 3-4 बार क्लिक करना हो स्पेसिफिक होने के लिए, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं ना, अगर आपको दिखाऊं, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप पूरे फ्रेम को होल्ड करते हैं, फिर आप 2-3 बार और क्लिक करते हैं, तो आप ज्यादा स्पेसिफिक होते चले जाते हैं कि यार मुझे स्पेसिफिक ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी चाहिए। तो लेट्स से अगर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो फर्स्ट टाइम मैं क्लिक करूंगा, मैं प्रोडक्ट तक पहुंचा नहीं हूं, अभी मैंने नैव बार सेलेक्ट किया है। इसके बाद मैं दोबारा क्लिक करूंगा, तो अब देखें, अब मैं नैरो हो के अब फाइनली प्रोडक्ट के अराउंड ब्लू कलर का आपको क्या दिख रहा होगा, बॉर्डर। इट मींस कि अब मैं इस तक पहुंच गया हूं, और अब जो मुझे राइट के ऊपर प्रॉपर्टी दिख रही है, वो किससे रिलेट करती है, वो इस प्रोडक्ट टेक्स्ट से रिलेट करती है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम क्लिक किया आप उस तक पहुंच गए, तो मेक श्योर कि आप उस पर 3-4 बार क्लिक करें, उसके अराउंड ब्लू कलर की आउटलाइन बनेगी। इट मींस कि अब वो हाईलाइट हो गया है, अब जो लेफ्ट या राइट के ऊपर प्रॉपर्टीज दिख रही है, वो उससे एसोसिएटेड है, वो उससे रिलेट करती है। खैर, उसके बाद हमने देखा कोड लेवल के ऊपर कि समी ने एक अप्रोच यूज की, वो क्या थी कि उसने डायरेक्ट पेज डॉट tsx के अंदर आके ये नैव बार का कोड लिखना शुरू नहीं कर दिया। क्यों? क्योंकि इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप कंपोनेंट आर्किटेक्चर के अराउंड काम करें, क्योंकि हम रिएक्ट के एक फ्रेमवर्क नेक्स्ट.जेएस के ऊपर काम कर रहे हैं, और रिएक्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स में से है कंपोनेंट आर्किटेक्चर। तो हमने क्या किया, अगेन अभी के हमारे जो मकसद है उसमें इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम मल्टीपल जगहों पे इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। एक ही नैव बार बन रहा है, एक ही पेज पे बना रहे हैं, लेकिन अगेन आप गुड प्रैक्टिसेस अगर फॉलो करते हैं, इसको अपनी नेक्स्ट नेचर बनाते हैं, सेकंड नेचर बनाते हैं, तभी आप बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इसको फॉलो कर पाते हैं। वरना फिर आप चालू काम कर रहे होते कि यार उधर करता था, इधर भी काम निकाल देता हूँ। तो मेक श्योर जितना भी छोटा या बड़ा प्रोजेक्ट हो, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स अपने लिए रूल ऑफ थम्स बना लें, रूल्स ऑफ थंब बना लें कि भाई ये पर्टिकुलर अप्रोच तो मैंने फॉलो करनी ही करनी है। उसमें आपके पास कंपोनेंट आर्किटेक्चर आ जाता है। सर ने बहुत अच्छा बताया कि भाई जो चीज़ें ऐसी आपको लगती हैं कि मल्टीपल पेजेस के ऊपर आएंगी, उसको लेआउट के ऊपर शिफ्ट करें, और बाकी दीगर और चीज़ें जो भी हम अलॉन्ग द वे देखते चले जाएंगे। तो मेक श्योर कि इन चीज़ों पर गौर करें और अपनी नॉलेज बेस के अंदर इजाफा करते चले जाएं। दूसरी बात ये मेरे प्यारे दोस्तों, कोई आपको हाथ पकड़ के पढ़ाएगा नहीं। अभी आप मुझे ये नहीं बोलिएगा या किसी को ये मत बोलिएगा कि यार मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया।
आपने पढ़ना है तो आपके यहाँ पे आने का मकसद ही पढ़ना था। लड़े झगड़े कुछ भी करे, पीछे आवाज नहीं आ रही, सामने आके खड़े हो जाए कि भाई मुझे आवाज नहीं आ रही, नहीं समझ आ रहा, आके बोले मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। जब वैसे दीगर और आपकी प्रॉपर्टी या आपकी चीजें होती हैं, उसके अराउंड आपको कोई खतरा महसूस होता है, तो कैसे आप उमड़ के सामने आते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर। अगर आप इसको नहीं समझ रहे तो आप इस कोर्स के अंदर आगे भी नहीं जा पाएंगे, बिकॉज यू डोंट हैव मोटिवेशन। आप बस अगर ये सोच के जा रहे हैं कि भाई बैठूंगा, आगे आगे समझ नहीं आया तो कोई मसला ही नहीं, तो फिर तो यहाँ पे आपने पहले ही अपनी मोटिवेशन लूज कर दी है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही है। तो मेक श्योर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जरा मिले जुले, खुद ही जान मारे, कोई हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाएगा आपको। तो मेक श्योर चीजें समझे, आवाज नहीं आ रही बोले, दीगर और दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानी है तो बोले, स्पीक। समी, ओवर टू यू। ठीक है जी। तो अब हमने देख लिया कि भी हमने नए पार्क का जो बैकग्राउंड कलर था, जो उसकी जो भी विड्थ और हाइट थी, हमने उस हिसाब से उसको सेट कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि भी हम और क्या क्या चीज़ें हमें उसमें रिक्वायर्ड है कि हम उसको किस तरह हम और उसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ हमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे लोगो। तो लोगो तो मैंने पहले से डाउनलोड करके एसेट में अंदर मैंने एज ए इमेज मैंने उसको रख लिया था। तो मैं सिंपली मैं लोगो पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और अब मैंने लोगों को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अगर आप कभी भी काम कर रहे हैं और आपको शक है कि अगर मैंने किसी एलिमेंट को क्लिक किया है और वो सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि उसका नाम आ रहा होगा, उस सेक्शन का या उस डिव का नाम आ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये एक डिव है तो हम इसको इस हिसाब से उसको सेट करते हैं कि ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास विड्थ है 191 पिक्सल और हाइट है हमारे पास 34 पिक्सल्स। तो अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं अपने ब्लू वाला जो बैकग्राउंड है उसके अंदर स्टैंड कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को एक डिव बनाना है जिसके अंदर मैं अपना लोगो रखूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा डिव और डिव बन गया मेरा। इसको मैं क्लास दे देता हूँ। क्लास इसके अंदर मैंने विड्थ देनी है, कितनी देनी है विड्थ 191 पिक्सल्स। तो यहाँ पर मैं 199 पिक्सल्स लिख लेता हूँ और हाइट जो है मैंने 34 देनी थी आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे 34 पिक्सल्स की हमने हाइट दे दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपना लोगो इंपोर्ट करवाना है, इसमें हमें ऐड करना है। तो वो किस तरह करेंगे, नेक्स्ट जेएस के अंदर हमारे पास इमेज इंपोर्ट कराने के लिए हमारे पे एक टैग दिया हुआ है, नेक्स्ट जेएस ने खुद अपनी तरफ से, वो है इमेज का। ठीक है, हम उसको यूटिलाइज करेंगे और हम इमेज को उसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं अपने कोड के ऊपर आ जाऊँगा, मैं लिखूँगा इंपोर्ट इमेज। अच्छा, मेरे को यहाँ पे इंटेलिजेंस उसने दी है कि भी आप इमेज इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपने कहाँ से इंपोर्ट करना है। तो मैंने जस्ट एंटर करना है, उसने मेरे को पूरा कंप्लीट करके दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं आके अब उसको इमेज का जो कंपोनेंट है उसको मैं इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। वो क्या है कि भी सबसे पहले हमें इमेज के अंदर हमें सोर्स बताना होता है और उसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट बताना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स। अब यहाँ पे मैं सोर्स किस तरह डालूँगा। अच्छा, जो अप्रोच मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इमेज को मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, मैं उसका रिलेटिव पाथ नहीं डालता। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इमेज को इंपोर्ट करवा लेता हूँ। इंपोर्ट लोगो, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगो ही रखें, आप कोई भी नाम रख दें। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करवा रहे हैं,
आप करवा रहे हैं, एसिड्स के अंदर पड़ा हुआ है, किस नाम से पड़ा हुआ है, logo.png। यहाँ पे मैंने लोगो तो इंपोर्ट करवा लिया, अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करूँगा। मैं यहाँ पे जस्ट लोगो लिख दूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑल टेक्स्ट दूंगा। इसको एम्प्टी भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप उसमें कुछ भी टेक्स्ट लिख दें। बेहतर अप्रोच ये होती है एसईओ के हवाले से कि आप यहाँ पे कोई ना कोई टेक्स्ट लिखें जो भी आपके इमेज के मुताबिक है, ठीक है। फिलहाल के लिए एम्प्टी रखते हैं और इसको सेव करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इस चीज़ के ऊपर आपने बहुत गौर करना है, ठीक है। इमेजेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या Next.js की ऑफरिंग में से एक ऑफरिंग है। जिस तरह लिंक्स के बारे में हमने पढ़ा था, वो नेटिव कंपोनेंट था Next.js का। वेरी सिमिलर टू दिस कि आपके पास एक और बिल्ट इन या फिर नेटिव कंपोनेंट है जो कि इमेज का कंपोनेंट है। अब क्यों इमेज का कंपोनेंट प्रोवाइड किया भाई? लिंक में तो समझ आ रहा था कि बाय डिफॉल्ट जो एंकर टैग था वो पेज रिफ्रेश करता था, लेकिन इमेज में तो कुछ ऐसा मसला नहीं था। अगर मैं सिर्फ वो img HTML वाला टैग इस्तेमाल कर लेता तो क्या मसले थे? मसला कुछ नहीं था, और ज़्यादा बेहतरी लानी थी। Next.js का इमेज टैग ऑप्टिमाइजेशन के साथ आता है, लेजी लोडिंग के साथ आता है, डिफरेंट और ऑप्टिमाइजेशन अप्रोचेस को इस्तेमाल करता है। और अभी तो आप इंटरनल इमेज यूज़ कर रहे हैं। इंटरनल से मुराद ये है कि जो इमेज है वो आपके सोर्स कोड का पार्ट है। अगर आप कोड में जाएं सभी और आप दिखाएं फाइल एक्सप्लोरर, तो जिस तरह आपके पास ये फाइल्स जो हैं ये आपके कोड बेस का पार्ट है, इसी तरह एक फोल्डर है एसेट्स जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर इमेज भी आपके कोड का पार्ट ही है। लेकिन जब एक्सटर्नल इमेजेस होती हैं तो एक्सटर्नल इमेज ओवर HTTP प्रोटोकॉल लोड होती है। जिस तरह आपकी वेबसाइट जब आप हिट करते हैं लोड होती है ना, सर्वर से आती है, तो इसी तरह इमेज भी एक्सटर्नल होती है। अगर आप उनको अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी पहले लोड होती है, उसके बाद आपकी वेबसाइट पे शो होती है। तो उसके अराउंड ऑप्टिमाइजेशन, दीगर और ऑप्टिमाइजेशन कौन लेके आता है? ये इमेज का टैग लेके आता है। तो मेक श्योर इस पे गौर कीजिएगा। डेट सिंपल है किस तरह इस्तेमाल करना है। ऊपर इंपोर्ट करें, जिस तरह लिंक next/link से इंपोर्ट करते थे, उसी तरह ये इमेज का टैग जो है, ये इमेज का जो कंपोनेंट है, ये आप next/image से इंपोर्ट करते हैं और इसको इस्तेमाल करना और ज़्यादा आसान है। जिस तरह आप अपनी इमेज के टैग के अंदर सोर्स देते हैं, यहाँ पे भी आपने सोर्स देना है। जिस तरह आप इमेज के अंदर ऑल्ट देते हैं, अल्टरनेट टेक्स्ट, किसके लिए? जो विजुअली डिसेबल हो, ताकि उनको इमेज नहीं दिखेगी, उनको पता चल जाए कि भाई इमेज किसके बारे में। तो मेक श्योर हमेशा दें, ठीक है। ऑपरेबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए सबके लिए, उनके लिए नहीं जो बिल्कुल ठीक ठाक हो, सबके लिए। तो मेक श्योर आप वो भी दें। और सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, कोई नेस्टेड इसके एलिमेंट नहीं आता, तो बस इमेज लिखेंगे, ये 2 प्रॉपर्टी पास करेंगे। इसके अंदर फर्दर और प्रॉपर्टीज आप पास कर सकते हैं, लेकिन वो कब आती है? जब आप एक्सटर्नल सोर्स से इमेज डाउनलोड कर रहे हो, उसमें लेजी लोडिंग और बहुत सारी और चीजें आती है। लेकिन फिलहाल हम इंटरनल इमेजेस यूज कर रहे हैं, तो वी आर गुड टू गो। मेक सेंस? सर आपने तालियां बजाएं भाई। ये सबसे अच्छी अप्रोच मुझे लगती है जब आप इंटरनल इमेज यूज कर रहे हो, ठीक है, जब आपके सोर्स कोड का पार्ट। सबसे ऊपर जाए, अपनी इमेज को एज अ सेपरेट वेरिएबल इंपोर्ट कर ले। तो आप देख रहे हैं ये लोगो एक वेरिएबल बन गया है। ये लोगो एक वेरिएबल बन गया जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस पाथ को, कि भाई ऐप में जाओ, एसेट्स में जाओ, वहां पे इमेज पड़ी हुई है। बस अब इसलिए आपने इस इमेज को जहाँ पे यूज करना है, आपने बस लोगो लिखना है, ये पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। तो इस पर भी जरा गौर कीजिएगा। चंद एक चीजें हैं, बस गौर करा करें, घबराया ना करें कि यार ये हम क्या पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मुझे चीजें आती हैं पर्सनल मैसेज के ऊपर, वो यही आती है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं डिफरेंट फाइनेंस के बैकग्राउंड से हूँ, मैं कैसे करूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सब यहीं से आते हैं, इन्हीं बैकग्राउंड की तरफ से आते हैं, ठीक है। तो आप कुछ अलग नहीं कर रहे। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी एनर्जी मार रहे हैं। तो मेक श्योर आप वो तमाम चीज़ें करें। ये एक्सक्यूज़ है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, नहीं। अगर आप करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं।
मैं खुद आपको बताऊं, आई वांटेड टू बिकम अ शेफ। मैं शेफ बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि दीगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे बेहतरी लिखी हुई थी, यहाँ पे आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से सेम गोस फॉर यू गाइस। अगर आप कुछ कर रहे हैं, इसको वैसे ही साइड हैसल के तौर के ऊपर लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी रिलैक्स रहें। आपका अपना काम है, कोई आपको नहीं आके बिठाएगा, चीज़ें समेट के आपके जहन में डालेगा। आपने खुद पढ़ना है। और अगर आप वाकई इस फील्ड पे परस्यू करना चाहते हैं, आप किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से, तब भी आपने ही करना है, आपने ही स्ट्रगल करनी है। हाँ, आप किसी से मशवरा ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू एंड योर गोल्स, योर एम्स। कोई आके आपको सोने का चम्मच नहीं मुंह में डालेगा कि जाओ एंजॉय करो। तो मेक श्योर अपनी एफर्ट खुद करें। इसको हमने इम्पोर्ट करवा ली, तो हमारा एक तो मकसद पूरा हो गया कि हमें ये वाला जो साइड है वो हमने कंप्लीट कर ली। चलिए, नमाज के ब्रेक का भी टाइम हो गया, तो नमाज का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम क्लास रिज्यूम करेंगे। लाखों हजारों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन एट द एंड जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, कहीं पे 10 होते हैं, कहीं पे 5 होते हैं, और कहीं पे बस एक होता है। तो क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है। इट्स ऑल अबाउट योर क्रेडिबिलिटी। अगर वो एक कर, दो बंदा या दो बंदों या दो बंदियों का सेम जो परसेंटेज है या नंबर से मैच कर जाता है, वरना यूजली फर्स्ट एक ही होता है। क्लास के अंदर 50 60 100 बंदे होते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कोई एक कर पा रहा है। तो मेक श्योर इस चीज़ पे ज़रा गौर करें। दूसरी चीज़ कोड के ऊपर आते हैं। हमने देखा कि यार जैसे ही इस फ्लेक्स फ्लेक्स के अलावा जब हमने इन चीज़ों को कोड किया, तो वो स्टैक हो गए, एक के ऊपर एक आ गए। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ नेचर थी, इन एलिमेंट्स की नेचर थी। एल आई और यू एल की नेचर होती है ब्लॉक लेवल। जिस तरह आपने वेरिएबल्स पढ़े थे कि कुछ वेरिएबल्स जो लेट के साथ होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लॉक स्कोप होते हैं। जो कॉस्ट के साथ होते हैं वो ब्लॉक स्कोप ही होते हैं। जो वार के साथ होते हैं वो क्या होते हैं? फंक्शन स्कोप होते हैं, या अभी के लिए आसानी के लिए आप ग्लोबल स्कोप बोल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक और नेचर है एलिमेंट्स की। कुछ होते हैं ब्लॉक लेवल कि जैसे ही मैं उसको ऐड करता हूँ वो नीचे वाली लाइन पे आते हैं, और कुछ होते हैं इन लाइन एलिमेंट कि अगर मैं उनको लिखूंगा वो नीचे वाली लाइन में नहीं आएंगे, वो उसके साथ ही आ जाएंगे। तो इस चीज़ पर जरा गौर कीजिएगा कि कौन से एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल होते हैं, कौन से इनलाइन होते हैं, और कौन से इनलाइन ब्लॉक होते हैं, दोनों का मजमुआ। तो मेक श्योर इस चीज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि फ्लेक्स क्या करता है, इनकी ये प्रॉपर्टी छीन लेता है। वो बोलता है तुम्हारी डिफॉल्ट नेटिव प्रॉपर्टी क्या है मुझे नहीं पता, तुम्हारे पेरेंट को फ्लेक्स दे दिया गया है, तो अब तुम सारे इनलाइन ही हो जाओगे, और फिर मुझे जो गैप बताया जाएगा मैं उस गैप के हिसाब से तुम्हें सेपरेट कर दूंगा। यहाँ पे हमने गैप यूज नहीं किया, हमने जस्टिफाई बिटवीन किया है। जस्टिफाई बिटवीन बोलता है कि पेरेंट के पास जितना भी स्पेस है, मैं इसके चाइल्ड को उन सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, सबको फैला दूंगा उस एक स्पेस के ऊपर। तो अभी जरा आप आए ब्राउजर के ऊपर, तो इसके जो पेरेंट होगा उसके पास इतना ही स्कोप होगा। तो उसने क्या किया, अपने चाइल्ड्स को अक्रॉस पेरेंट स्कोप फैला दिया। तो मेक श्योर ये चीज़ों को आप सीखे, समझे और जाने। ठीक है, तो अभी भी ये हमारे पास स्टैक हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो अब हमें इनको इनके बराबर में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, हमें दोबारा से ठीक है, यहाँ पे अभी स्टैकिंग हो रही है कि ये एक लोगो है और उसके नीचे दूसरा डिव है, एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहा है। अब हमें इनको इसके बराबर लेके आना है, लोगो वाले डिव के बराबर में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे कि फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे दोबारा यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे लगाएंगे, सवाल ये है। लाइन नंबर 7 पे, कितने लोग कहते हैं लाइन नंबर 7 पे लगेगा, और कितने लोग कहते हैं कि लाइन नंबर 11 पे लगेगा। सेवन वाले कम क्यों है? लाइन नंबर 7 पे लगाएंगे हम, ठीक है।
उसकी वजह ये है कि लाइन नंबर 7 का जो डिव है वो इन सब का पेरेंट है, ठीक है। और फ्लेक्स बॉक्स जब भी हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जो भी प्रॉपर्टीज लिखते हैं वो किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है, उसके चाइल्ड पे, ठीक है। प्रॉपर्टी हम पेरेंट को देते हैं और इम्प्लीमेंट चाइल्ड के ऊपर होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्लेक्स और जस्टिफाई सेंटर कर देते, ठीक है। देखते हैं ये क्या हो गया। अच्छा, इसका लेआउट का थोड़ा इशू है, ठीक है। तो हम लेआउट का उसका लेआउट बना लेते हैं। अच्छा, ये अभी भी 1920 पिक्सल्स के ऊपर उसको हम सेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम कोई और प्रॉपर्टी हम सर्च करते हैं कि जिससे हम अपनी जो डिज़ाइन जो है उसको हम इम्प्लीमेंट किस तरह हम कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल आई करके आप जो है देख सकते हैं उसकी जितनी भी इंटेलिजेंस से कि कितने हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास सेंटर है, सेंटर तो नहीं लगाना, बिटवीन लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें दोनों देश के बीच में स्पेस चाहिए, ठीक है। और अगर हम अराउंड लगाएंगे तो अराउंड क्या करेगा कि चारों तरफ से उसको सेंटर करेगा, ठीक है। चारों तरफ से उसको इक्वल स्पेसेस प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लॉगिन का भी बटन हमें बनाना है। अब ये लॉगिन का बटन किस डिव में रखा हुआ है, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पे अपने नेविगेटर्स में आ जाएंगे, नेविगेट करेंगे कि भाई ये तो हो गया हमारा नैव मेन्यू, ये हमारा आइटम्स आ गया। नैव मेन्यू के अंदर ही हमारे पास बटन का डिव रखा हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे पास सेकेंड डिव के अंदर ये बटन मौजूद है। कोड के ऊपर जाते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बटन के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट हुई है। चलिए हम कोड पर आए और ये हमारा हो गया सेकेंड डिव, ठीक है। इस डिव के अंदर हमें यहाँ पे बटन को प्लेस करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक डिव बना लूँगा, ठीक है। और इस डिव के अंदर मैं एक बटन क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब इसको हम कुछ ना कुछ क्लास दे देते हैं। वेट है हमारी 126 पिक्सल्स और हाइट है 60। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइट फिक्स्ड है, ठीक है। ये कुछ फिग्मा की अपनी कन्वेंशन हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये HUG आता है, फिक्स्ड आता है, ठीक है। ये हमें फिग्मा के अंदर हमने उसको फिक्स किया हुआ, उसको फ्लेक्सिबल नहीं बनाया है, ठीक है। ये पोजीशंस नहीं है। और हाइट है हमारी 60 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब हम अभी तक तो हमने बटन का जो पेरेंट था हमने उसको CSS प्रोवाइड कर दिया। अब हम आते हैं बटन के ऊपर, तो बटन की अपनी कौन सी CSS है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बटन के ऊपर भी वेट और हाइट इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। और उसके बाद उसका एक रेडियस है। अच्छा, ये रेडियस जो गिवन है वो है बॉर्डर रेडियस का, कि कितना हमें बटन को
राउंड करना है, ठीक है। अगर हम बॉर्डर रेडियस नहीं देंगे तो वो एक ऐसा बॉक्स रेक्टेंगल शेप के अंदर वो शार्प एजेस के साथ आ रहा होगा, ठीक है। और ये हमारी कुछ पैडिंग की हमारे पास प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब हम बटन को क्लास दे देते हैं, क्लास में, और यहाँ पे हम कर लेते हैं सबसे पहले पैडिंग एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि हमारे पास है 40 पिक्सल्स। अच्छा, क्या मेरे पास 40 पिक्सल का साइज मौजूद होगा यहाँ पे? देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। हमने यहाँ पे लिखा 10, तो मेरे पास आ गया कि ये साइज मौजूद है। उसके बाद हमें वाई एक्सिस पे कितना देना है? 16 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 के ऊपर ये भी आ जाएगा। और इसके साथ साथ हम बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, ठीक है। मेरे को फ्लेक्स टेलविंड के अंदर काम करते करते आइडिया हो गया है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ के कौन कौन से नाम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राउंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम राउंडेड का नाम इस्तेमाल करते हैं, राउंडेड प्रॉपर्टी कहलाती है। वैसे अगर हम नॉर्मल CSS में करेंगे तो फिर वो बॉर्डर रेडियस के नाम से आएगा, ठीक है। तो राउंडेड हमें कितना करना है? 8 पिक्सल्स। तो यहाँ पे मैंने 8 पिक्सल्स LG के ऊपर मेरे पास आ रहा है राउंडेड लार्ज। उसको मैंने ये इम्प्लीमेंट किया, सेव किया। अब हम चलते हैं, सॉरी हमने यहाँ पे ठीक है, अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे। ठीक है, हमारे पास ये रहा लॉगिन बटन, ये छोटा सा आ रहा है यहाँ पे भी इस जगह पे, ठीक है। अभी इसके अंदर कलर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किए, जब भी हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो हम इसके अंदर इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, इसका टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे, और उसके बाद हम इसको इसके साथ इसके बराबर में लेकर आएंगे, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज हो सकता है आप लोग नहीं समझ पाए, वो ये है कि सभी वहाँ से साइज देखता है और यहाँ पे आके बोल देता है कि भाई LG क्या है, ये वाला साइज है, MD का ये वाला साइज है, SM का ये वाला साइज है। अभी कैसे कर रहे हो आप, ठीक है। और कब ये चीज़ का फैसला करना है कि यार टेलविंड ये वाला साइज प्रोवाइड नहीं करता, हमने खुद करना है। तो ज़रा गौर कीजिएगा जो मैं कर रहा हूँ उस पर, ज़रा इंटेलिजेंस ओपन करना और स्क्रीन साइज ज़रा और बड़ा करना। जैसे स्क्रीन साइज के ऊपर वो लेफ्ट पे वो नहीं दिखाता वैल्यूज, थोड़ा छोटा करना जब वो दिखाए। नहीं, ये वाली नहीं है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं राउंडेड हाइफन जो लिखा है, इसकी एक अलाइनमेंट है। यहाँ पे आपको राउंडेड नन, जरा कर्सर वो एरो की डाउन, तो इसका जो बॉर्डर रेडियस है, इसकी जो CSS कंपाइलेशन के बाद जो CSS बनती है वो क्या है? बॉर्डर रेडियस 0 पिक्सल्स, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना। अब हम देखेंगे कि यार इसमें से कौन सा ऐसा है, क्योंकि हमें 8 पिक्सल चाहिए गैस, 8 पिक्सल्स वाला कौन सा बॉर्डर रेडियस है जो हमारे यूज केस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम एरो कीज डाउन लाएंगे। ये देखिए, ये कितने पिक्सल्स पे है भाई? राउंडेड SM जो है, आपने लेफ्ट पे देखा, इसकी जो CSS की प्रॉपर्टी है कि भाई जब राउंडेड SM होगा तो CSS की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल्स। ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें 8 चाहिए, हम नीचे है। MD पे 6 पिक्सल्स है, नीचे है। LG के ऊपर फाइनली 8 पिक्सल्स है, तो हम इसको यूज कर लेंगे। अब ये वाला सवाल आता है कि भाई कब हमें खुद अपनी कस्टम वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो लेट्स से अगर मेरे बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल्स होता, क्या होता? 7। तो हमने देख लिया है कि जो डिस्टेंस है या जो फ्रैक्शन है वो 4 के हिसाब से है, 4 मल्टीप्लाई करके चल रहा है कि भाई 2 नहीं 2 मल्टीप्लाई करके चल रहा है, 2 4 6 8 7 तो मौजूद था ही नहीं टेलविंड की दी हुई प्रॉपर्टीज के अंदर। तो ये वो पॉइंट होगा कि यहाँ पे मैं एरो ब्रैकेट्स
स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करूंगा और उसके अंदर खुद एक्सप्लिसिट वे के अंदर 7 पिक्सेल्स पास करूंगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आगे कंटिन्यू। बटन का कलर जो है वो मैं यहाँ लगा देना। अच्छा, डिज़ाइन से देखते भी हमारे पास इधर पर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बटन का हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो मिल रही है। यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया और मेरे पास कॉपी हो गया। ठीक है, मैं वापस अपने कोड पर आऊँगा, यहाँ रख के मैं पेस्ट कर दूँ। ठीक है, अब जाकर देखते हैं कितना फ़र्क आया है। अच्छा, ये बटन तो बन गया। ठीक है, अब तो अब यहाँ पे हम कौन सा फ्लेक्स इस्तेमाल करें, मतलब कौन से डिव के ऊपर हम फ्लेक्स लगाएंगे। लाइन नंबर 11। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा जो डिव जो है वो बटन वाला डिव जो है वो इसका चाइल्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स फ्लेक्स और उसके बाद इसको हम, क्योंकि हमें इससे थोड़ा सा स्पेस भी देना है, तो हम यहाँ पे हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन या बिटवीन। ठीक है, तो सेव किया, वापस कोड कर गया और ये यहाँ पे इस तरह शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक मसला है। वो क्या है कि ये जो प्रोडक्ट्स जो है वो ऊपर आ रहे हैं और ये नीचे आ रहा है, तो इसको हम किस तरह अलाइन करेंगे। तो उसके लिए हम वापस आएंगे अपने कोड के ऊपर और यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी हम देखेंगे, वो है अलाइन आइटम। ठीक है, CSS के अंदर अलाइन आइटम के नाम से और वैसे हमारे पास टेलमेंट के अंदर आइटम्स के नाम से। तो आइटम्स हमें कहाँ पे करना है भी, सेंटर करना है ताकि वो उसके लेवल में आ जाए। मैंने यहाँ पे आइटम्स सेंटर करके इसको सेव किया, वापस कोड पे गया और ये इसके सेंटर में हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी भी एक मसला है, लोगो हमारा ऊपर है, तो अब हमें लोगो को भी सेंटर में लाना होगा। जैसे हम वापस कोड पे जाएंगे और यहाँ पे भी हम उसके पेरेंट को आइटम्स सेंटर सेव करेंगे और ये चीज़ हमारी नए बार हमारा कंप्लीट हो गया। प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ होगा उसको क्लास के अंदर बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी और उसके बाद से आगे में अब यही चलता रहेगा, क्योंकि हमारे पास अब 3 प्रोजेक्ट्स का बफर बन चुका है। तो जिसने लास्ट 3 प्रोजेक्ट्स कंसेक्यूटिव नहीं बनाए, एक भी नहीं बनाया, वो क्लास में बैठने के लिए हम अलाउ उसको नहीं करेंगे। तो मेक श्योर आप अपने प्रोजेक्ट्स को बना लें, अगली क्लास में गिला मत कीजिएगा, शिकायत मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत पहले से ये वाली तमाम चीज़ें बता दी गई थी। अच्छा, एक सवाल आ रहा था कि भाई इमेज को हमने यहाँ पे कैसे लेकर आए, तो ज़रा गौर से देख लें। एक बार फिर बता रहे हैं कि पहले सनी गए इमेज के पास, इमेज पे क्लिक किया, जब तक वो हाईलाइट नहीं हो गया। जैसे ही वो हाईलाइट हो गया आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन इनेबल होता है। आपने इस पे प्लस का आइकन होता है, उस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट लोगो या एक्सपोर्ट इमेज या जो भी है। कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके पास, एक तो है रेजोल्यूशन 1x 2x 3x 4x। मैं सजेस्ट करूंगा 4x पे लें ताकि जब वो जूम की जाए तो वो पिक्सेलेट ना हो, 4x पे लें। और दूसरी चीज फॉर्मेट, आप PNG में चाहते हैं, SVG में चाहते हैं, कौन सा फॉर्मेट जो है आप चाहते हैं JPEG के अंदर, आप वो सिलेक्ट करेंगे। लोगो यूजुअली आपके PNG में होता है, तो हमने PNG सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपने एक्सपोर्ट करना है। अब ये तो उसी तरीके से है जिस तरीके से आप डिफरेंट और चीज़ें डाउनलोड करते हैं, तो पाथ भी आप ही बताते हैं कि भाई कहाँ पे डाउनलोड
होना चाहिए। तो आप जब आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे डाउनलोड होना चाहिए, तो आप अपने फ़ोल्डर का पाथ बता दीजिएगा और वो क्लिक क्लिक करके आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। तो मेक श्योर बहुत ईज़ी स्टेप है, घबराएँ नहीं, रिलैक्स। जब घबराने वाली बात आएगी, मुश्किल चीज़ें आएँगी, मैं खुद ही आपको अलर्ट कर दूँगा, क्या कह के कि अपनी अपनी कमर कस लें। जब तक वो नहीं है, रिलैक्स रहें, ढीले-ढाले बैठें और नॉलेज को भी रिलैक्स होते हुए ही कंज़्यूम करें। कोई घबराने की बात अभी तक तो नहीं आई सामने। चलिए जी, क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ज़रा अपनी बातों को यहाँ पे थाम लीजिए, क्योंकि आज मेरे पास कुछ और काम नहीं है सिवाय आप लोग को देखने के। तो अगर मुझे कोई गुफ्तगू शरीफ करते हुए देखा, तो फिर मैं उससे गुफ्तगू शरीफ करूँगा इस प्रोजेक्ट के अराउंड। तो सभी ज़रा कंटिन्यू करें। ठीक है, तो हमने तो लोगों तक तो काम कर लिया, अब हमें नैब लिंक्स बनानी है। तो मैंने नैब लिंक का जो है सेक्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया और मेरे पास यहाँ पे उसका नाम भी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कोड कर लेता हूँ और इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ देख लेता हूँ कि मेरे को विड्थ और हाइट कितनी चाहिए। और एक और प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे गैप की, ठीक है, तो उसको भी हम देखते हैं। ठीक है जी, तो इसी के नीचे हम एक और डिव बना लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम अपने नैब लिंक्स वगैरह को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा क्लास नेम और यहाँ पे मैंने विड्थ देनी है। ठीक है, यहाँ पे विड्थ देनी है 3737 है 0.5। अच्छा, जब भी आप कोड करें तो मेक श्योर कि आप एग्जैक्ट जो पिक्सल वैल्यू की आप उन्हीं को इस्तेमाल करें, ताकि जो आपकी जो भी वेबसाइट आप कोड कर रहे हैं वो पिक्सल परफेक्ट हो। ठीक है, और हमें हाइट देनी है। हाइट हमें कितनी देनी है? 60 पिक्सल। यहाँ पे मैं 60 पिक्सल्स दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं उस डिव के अंदर मौजूद हूँ और अब मैंने यहाँ पे नैब लिंक्स को बनाना है। तो जो कि नैब मेन्यू का है, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसकी मेरे पास परसेंटेज विड्थ और हाइट आ रही है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। चलिए, विड्थ हमें देनी है 549 की और हमारे पास हाइट है 23 पिक्सल। ठीक है, अभी मैं गैप की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, उसको हम देखेंगे कि गैप की प्रॉपर्टी हमें एक्चुअली करती क्या है हमारे यहाँ। मतलब आप लोग एक्सप्लोर करें, चीज़ें देख रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि यार ये जो पिक्सल्स है ये इस स्क्रीन साइज के हिसाब से, क्योंकि जो फ्रेम है इटसेल्फ इसका एक साइज है। जरा समी जाना, अगर मैं इटसेल्फ किसी एलिमेंट को ना ग्रैब करूं ना क्लिक करूं, मैं पूरे फ्रेम को क्लिक करूं, तो फ्रेम को कैसे क्लिक करते हैं? जरा लैंडिंग पेज V1 पे जाना, सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, अब जो मेरे पास मेरा राइट, मेरा लेफ्ट, आपका राइट, अब आपको जो ये विड्थ दिख रही है ना, ये पूरे स्क्रीन साइज की दिख रही है कि ये जो पूरे अलाइनमेंट, ये पूरी जो मैं साइजिंग मैंने कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये एक्चुअल किस स्क्रीन साइज के हिसाब से। तो स्क्रीन साइज क्या है आपके पास? 1922, एक्चुअली 1920 होता है, आई डोंट नो व्हाई इट्स 22, ये इस तरह। तो ये इस साइज के लिए कि आपकी स्क्रीन साइज की जो डायमेंशंस हो वो क्या होनी है चाहिए? 1922। तो अगर आप ये तमाम पिक्सल्स फॉलो करेंगे तो आपकी पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट बनेगी। लेकिन लेट्स से आपकी स्क्रीन का साइज 1922 नहीं 1840 है या कुछ और है, 8040 है, या आप मोबाइल के पास जाएंगे, जब मोबाइल में अपनी वेबसाइट को खोलेंगे तो ये तो तमाम चीज़ें खराब हो जाएंगी, इनकी अलाइनमेंट कुछ बचेगी नहीं। तो देयर इज अ थिंग, वो क्या है कि जब भी UI UX इंजीनियर आपको स्क्रीन्स देते हैं ना, तो वो अक्रॉस ऑल स्क्रीन साइजेस आपको प्रोवाइड करते हैं।
कि यार ये वाली जो स्क्रीन है ये मोबाइल के लिए, उसी वेबसाइट का मोबाइल वर्जन, कि वहाँ पे जब ये टेक्स्ट लिखा हुआ होगा तो बड़ी स्क्रीन साइज के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, लेट्स से 24 पिक्सल्स के अंदर, लेकिन मोबाइल के अंदर 24 पिक्सल्स बहुत बड़ा होगा, तो वो बता देगा कि भाई मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इसका जो साइज है वो 24 पिक्सल नहीं, वो लेट्स से 12 पिक्सल होगा। ठीक है, तो आपको मल्टीपल स्क्रीन्स मिलती है। अभी हमने वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं की, लेकिन अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको दिखाए भी थे कि एक ही वेबसाइट का लेफ्ट साइड के ऊपर वेबसाइट डेस्कटॉप वर्जन था और उसी के राइट के ऊपर आपके पास मोबाइल का वर्जन था, तो आप वो फॉलो करते हैं। अभी हमारे पास फिलहाल नहीं है, कोई मसला नहीं है, अभी जो हमारे पास है वो ये है। तो अगर आपकी बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट नहीं बन रही, आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर वैसी अलाइनमेंट नहीं बन पा रही जैसी यहाँ पे दिख रही है, तो कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट यू ट्राई, आपने चीज़ों को देखा है। और क्यों नहीं हो रही, इसका आंसर आई गेस आप लोग को मिल गया होगा कि वो स्क्रीन साइज आपके स्क्रीन साइज से मैच नहीं कर रही। तो यूजुअली इसके लिए बहुत सारी अप्रोचेज होती है, हम उसकी तरफ आएंगे, जिसमें से एक तो ये होगी कि आपको तमाम स्क्रीन साइजेस डिलीवर किए जाते हैं, अभी फिलहाल नहीं है। और एक और अप्रोच होती है, वो होती है कंटेनर बेस, कि आप एक मैक्सिमम साइज मुतय्यन कर देते हैं कि अगर इससे बड़ी स्क्रीन साइज हो तब भी मेरी जो वेबसाइट है वो इतने ही साइज तक रहे, बाकी जो हो वो वाइट स्पेस हो, बाकी क्या हो, वाइट स्पेस हो। तो आप ये चीज़ भी देखेंगे, मैं अभी कोई वेबसाइट एक्सप्लोर करके अगर हो सका तो आपको दिखा दूंगा जो इस मेथोडोलॉजी के ऊपर काम कर रही हो। लेकिन फिलहाल अभी जो यहाँ पे हो रहा है उसको फॉलो करें। आई गेस मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया होगा, सो करिए। यस, वही मैंने भी बताया कि कंटेनर बेस अप्रोच, वो भी कंटेनर बेस अप्रोच के ऊपर हम आएंगे कि अगर इससे बड़ी साइज है तब भी इतना ही रहे मखसूस, उसकी तरफ हम आएंगे क्योंकि उसके अराउंड कुछ और नॉलेज है। ऊपर चला जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा जब आप वो देखें। अगर आप इसकी डेप्थ प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना, तो काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं, अगर आपने पोजीशनिंग पढ़ी हो तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को रिलेटिव करते हैं और उसके नेस्टेड किसी एलिमेंट को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है आपने जब आप कोड कर रहे हैं तब आपने उसके पेरेंट कंटेनर को रिलेटिव नहीं बनाया और चाइल्ड को एब्सोल्यूट नहीं बनाया। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है डिफरेंट स्टूडेंट्स नहीं इस तक पहुँच रहे, जिन्होंने पोजीशनिंग नहीं पढ़ी, तो वो उस हिसाब से आपको मेजरमेंट बता रहा होता है। बाकी दीगर और भी चीज़ हो सकती है, ऑब्वियसली मैंने वो फ्रेम देखा नहीं है, लेकिन अभी जो चीज़ मुझ तक पहुंची है वो ये हो सकती है कि फिग्मा में जो डेव टूल्स जो को आपको मेजरमेंट दे रहे होते हैं, उसमें आपस में जो एलिमेंट्स की रिलेशन होता है वो उसकी बेस के ऊपर भी अक्सर आपको मेजरमेंट दे रहे होते हैं। तो अगर आप कोड लेवल में वही रिलेशन बना रहे हैं तो फिर वो मेजरमेंट वर्क करेगी, वरना आपको फिर चेंजेस लाने पड़ेंगे। मेक सेंस? ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो कॉपी कर लिया था और उसके बाद हमने मेन्यू के अंदर थे, नैव मेन्यू के भी हमने कुछ CSS प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने यहाँ लिख ली है। अच्छा, अब हमें क्या करना, हमें बनाने ये लिंक्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स, सॉल्यूशन, रिसोर्सेज, प्राइसिंग वगैरह लिखी हुई आ रही है। ठीक है, तो इसकी दो अप्रोचेज होती है, या तो आप इसको अलग अलग 4 डिव्स में भी लिख लें, ठीक है, या फिर आप उसको लिस्ट बना के इसको काम करें। ठीक है, ज़्यादातर लोग डेवलपर जो है वो लिस्ट से काम करते हैं क्योंकि लिस्ट वाली अप्रोच ज़रा आसान होती है। ठीक है, तो हम डिव वाली अप्रोच इस्तेमाल नहीं करेंगे और लिस्ट वाले पे हम मूव ऑन करेंगे। तो आने के बाद इंटरेस्ट भी यहाँ पे ये उनके लिए था जिन्होंने फिग्मा 2 कोड जिनसे नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे पहले ही बहुत सारे जिन्होंने ये वाला स्टेप तो कर चुके हैं, वो तो उनके लिए तो सिंपल इजी पीजी है, वो आराम से कर लेंगे। कुछ चीज़ें आती हैं, वो है चीज़ें समझने की। मैं आपको सजेस्ट करूँगा और इनकरेज करूँगा कि जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो तब तक आगे नहीं बढ़े।
मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था तो मैं इतना डम था कि मैं 5-5 मिनट की वीडियो पे अक्सर घंटा लगा देता था। क्यों? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा होता था और मैं बस इसीलिए पढ़ रहा था कि मुझे अपने आप को मुतमईन करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स आएंगे जो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से आए। मेरा फाइनेंशियल अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं था, मुझे बस सीखना था। तो मेरा बस यही होता था कि मैं पढूँ और दिल लगा के पढूँ जब तक मुझे चीज़ क्लियर ना हो जाए, जब तक मुझे बात समझ नहीं आ जाए। सोशली तो मैं बिल्कुल ही इनएक्टिव था, कोई लिंक्डइन पोस्ट नहीं, मेरी क्लास में आज तक मैंने कभी सवाल नहीं किया था। सर आमिर पिंगल में से आप लोग कितने जो सर आमिर पिंगल को जानते हैं? एनीवन? जैसे सर दानियाल लगोरिया सर से आई तमाम चीज़ें, तो इनमें सर आमिर पिंगल भी थे, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त टीचर, बहुत ज़बरदस्त। मैंने उनसे पढ़ा था। आज तक वो मेरा नाम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था। सर दानियाल लगोरी मेरा नाम नहीं जानते थे। सर अमीन आलम मुझे पढ़ा चुके हैं, मेरा नाम नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि मेरा काम ये होता था कोने में बैठना और बस पढ़ना। कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई सवाल ज़हन में बनता था, लिख लेता था, घर जाके गूगल करता था, आंसर निकाल लेता था, दैट्स इट। मेरा ये काम था। ठीक है? तो इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने एक्टिव हैं, वो अच्छा होता है क्योंकि अगेन जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आपको बताना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है कि यार मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ डिलीवर किया है। लेकिन अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एट द एंड कुछ अरसे बाद अगर आप कर पा रहे हो एक अच्छी नॉलेज बेस के साथ, तो इट्स फाइन। लेकिन मेक श्योर अपने आप को सेटिस्फाई करें। लिंक्डइन पे पोस्ट करने के लिए कि यार मैं सबको दिखाऊं बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, और आपको खुद क्या बना दिया, इट्स जस्ट अ यूट्यूब वीडियो जिसको आपने फॉलो किया है, आपके पास एंड प्रोजेक्ट आ गया है, आप उसको पोस्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो जीरो वैल्यू है। मेरे हिसाब से वो जीरो वैल्यू है। हाँ, अगर आपने सिर्फ एक सिंपल लैब बनाया है, लेकिन आपको एक एक स्टेप पता है कि यार मुझे पता है मैंने कब फ्लेक्स यूज करना है, मुझे पता है मैंने कब पैडिंग देनी थी, मुझे पता है मैंने कब फॉन्ट साइज स्मॉल लार्ज या फिर मीडियम रखना था, और आपने खुद बनाया है, आप एक एक चीज को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वो वर्थ इट है। वो उस पूरी 5-7 वेबसाइट का जो पेज थे, पेजेस की वेबसाइट थी, उससे ज्यादा वर्थ इट है। क्यों? क्योंकि आपने समझा, स्टार्ट किया, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अब आपके लिए रास्ते क्लियर है। अब जो वीडियो देख के बना रहे हैं, आप खुद ही 5 पेजेस बना लेंगे। तो मेक श्योर अपने आप को सेटिस्फाई करें। सही है? तारीफ सुनने की आदत बीमारी है, और अपनी तारीफ करने की आदत गुनाह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बेसिकली मगरूर हो रहे होते हैं। तो याद रखिएगा कि तारीफ करने की आदत गुनाह है और तारीफ सुनने की आदत बीमारी है। बीमारी कैसे है? आपने लिंक्डइन पे पोस्ट किया, हर 5-5 मिनट बाद हो कोई कमेंट आया, कोई लाइक आया, कोई मैसेज आया, नहीं आया, फिर देखेंगे, बार बार देखेंगे। हालांकि सबको पता है कि जब कोई लाइक करेगा, कोई कमेंट करेगा, नोटिफिकेशन आएगा, मुझे पता चलेगा, लेकिन फिर भी लिंक्डइन को विजिट करना कि यार कुछ आया, कुछ हुआ, कुछ, ये बीमारी है। मेक श्योर अपने आप को सेटिस्फाई करें, भले बंद ऐसा कर ले, एट द एंड प्रेजेंट करना, सबको बताना, लेकिन फिलहाल अपने आप को सेटिस्फाई करें। अच्छा, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप प्रोजेक्ट करना बंद कर दें, प्रोजेक्ट्स करना कि वो तो लिंक्डइन में पोस्ट करना है, पोस्ट का लिंक डालना है, वो आपको करना ही करना है। ये मैं एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ है आपके साथ, लेकिन प्रोजेक्ट आपने करना है। अगली क्लास में अगर किसी ने प्रोजेक्ट एक भी नहीं किया होगा, वो क्लास में नहीं बैठेगा। थैंक यू सो मच, कैरी ऑन करें। और अब इजी पीजी है, इन सबको पता है। कंटिन्यू। जिसने 2 प्रोजेक्ट किए हैं रिलैक्स, जिसने एक भी नहीं किया वो मेरे टारगेट पे है, और मैं अपना टारगेट इंशाल्लाह जरूर अचीव करूंगा। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब हमें ये वाला सेक्शन कोड करना है, तो मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ ताकि मेरे पास सिलेक्ट हो जाए। अच्छा जी, ये ठीक है, मैंने सेक्शन को सिलेक्ट कर लिया, और अब यहाँ से इसको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी है, वो हम देखते जाएंगे और जल्दी जल्दी इसको करते जाएंगे। अगेन कि ये लैब बार का ये अलग कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसके आगे का जो काम है वो हम अलग, जो सेक्शन है उसके लिए अलग कंपोनेंट बनाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास नेम, पैडिंग वाई एक्सिस पे हमारे पास है, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमारे पास है 140 और एक्स एक्सिस पर है 220, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरह 140 पिक्सल्स और यहाँ पे हम ठीक है। तो हमने यहाँ पे पैडिंग के थ्रू हमने एक अपने डिव को जो है वो विड्थ और हाइट इस हिसाब से दे दी है, ठीक है। अगर हम मज़ीद इसको विड्थ और हाइट देना चाहें तो हम दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करा के देखते हैं कि हमारे पास किस तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये तो सेक्शन मैंने बना लिया हीरो का बैकग्राउंड, या आप कह सकते हैं एक सेक्शन मैंने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब इसकी मज़ीद हमने जो फर्दर जो कंटेंट है हमने उसको एक्सप्लोर करना है। कोई सवाल? अच्छा, ये टॉप का जो है ये बेसिकली स्पेस के लिए यहाँ पे लगाया गया है कि टॉप से हमें कितनी स्पेस देनी है, ठीक है। ये आप पैडिंग के थ्रू नहीं होगा, ये बेसिकली पोजीशन का एक हमारे पास क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है टॉप, ठीक है, हमने उसको इस्तेमाल किया है, ठीक है। अच्छा, पता है इस तरह चला कि यहाँ पे मेरे पास पैडिंग के अंदर टॉप की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अगर पैडिंग होगी तो वो पैडिंग के सेक्शन के अंदर आ रहा होगा, अगर मार्जिन होगा तो वो मार्जिन के सेक्शन में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे इसको दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या तो आप मार्जिन के थ्रू करें, ठीक है, या फिर आप पोजीशन का जो प्रॉपर्टी है टॉप आप उसको इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे हीरो सेक्शन को हमने किस तरह इंपोर्ट कराया वो देख लेते हैं कि मैंने क्या किया, सिंपल तो रिमूव कर लेते हैं, इसको यहाँ से भी रिमूव कर। मैंने क्या किया, यहाँ पे आके मैंने ग्रेटर देन के साइन को ना बनाया क्यों? अच्छा, बनाने का मकसद ये है कि नैव बार एक अलग कंपोनेंट है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अगर हम उसी के अंदर करेंगे कोई भी चेंजेस मैं नैव बार के अंदर जाके करूँगा, हो सकता है कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आए और वो मेरे हीरो सेक्शन को भी ख़राब करे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक और कंपोनेंट बना लिया हीरो का, या किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर अब मैं नैव बार के बाद वाला काम करूँ जो नैव बार के नीचे है, ठीक है, वो एक अलग सेक्शन है, ठीक है। चलिए, अब हम हीरो सेक्शन के अंदर एक्सप्लोर करते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास दो चीज़ें, एक हेडिंग है और इमेज कंटेनर है। अच्छा, एलिमेंट को जोड़ दीजिएगा, ये इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने हाइड की हुई है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है आप लोगों के लिए, जब भी मैंने उसको हटा दिया। तो ये हिडन इमेज है, इसको आप एक्सप्लोर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ विजिबल है आप बस उसी को एक्सप्लोर करें।
ठीक है, हेडिंग जी। ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये उनका एक क्या कहते हैं फीचर है रियल टाइम। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास हेडिंग के मेरे पास जो भी विड्थ और हाइट है मैं उसको कैप्चर कर लेता हूँ और वहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक और टेबल बना लिया और इसके अंदर मैंने क्लास नेम डाल दिया। और हमें हाइट देनी है यहाँ पे 361 पिक्सल्स की। ठीक है, अब हमने यहाँ तक का तो अचीव कर लिया। अब हमें इसके अंदर जाना है और देखना है इसके अंदर हमारे पास मज़ीद क्या है। तो इसके अंदर मज़ीद दो चीज़ें हैं, एक है टेक्स्ट का ब्लॉक है और दूसरा है बटन। ठीक है, अगर देखा जाए हमारे पास वैसे भी दो सेक्शंस हमारे पास आ रहे हैं, एक टेक्स्ट का है और एक नीचे बटन आ रहा है। तो सबसे पहले टेक्स्ट ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, विड्थ और हाइट मैंने दे दी। अब इसको मज़ीद हम इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया है कि ये एक हेडिंग है जो कि H2 लेवल की है। इसके ऊपर ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो रहा, फ़ॉन्ट वेट ये है, साइज़, ये सारी चीज़ें हमारे पास टाइपोग्राफी से रिलेटेड सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ लिस्ट हो रही है। तो हम बारी बारी हम इसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे H2 बना लेते हैं। ठीक है, H2 उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कोड है या उसका जो फीचर है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि टेलमेंट उसको रिप्लेस कर देता है। वो एज अ सिंपल डिव या सिंपल एलिमेंट ही काम कर रहा होता है इनलाइन ब्लॉक के थ्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको स्पेसिफिकली उसको हम क्लास वगैरह देंगे। अच्छा, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले फॉन्ट वेट और साइज देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट लिखने से मेरे पास इंटेलिजेंस के ऊपर मैंने शो कर लिया है कि भाई यहाँ पे मेरे पास फॉन्ट वेट आ रहा है 100। मेरे को वहाँ पे कितना रिक्वायर है 700। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँगा, देखूँगा 700 है या नहीं है। बोर्ड के ऊपर 700 मेरे को मिल गया, मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके अलावा मैंने टेक्स्ट का साइज़ देना है, कितना देना है 64 पिक्सल्स। तो टेक्स्ट हाइफन और हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास साइजेस आ गए स्मॉल वगैरह, हम यहाँ से उसको देख लेते हैं इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड साइज़ है या नहीं है। तो हमारा रिक्वायर्ड साइज़ नहीं है, 60 पिक्सल है, उसके बाद 72 है। तो हम यहाँ पे हम कस्टम अपना साइज़ दे देंगे 64 पिक्सल्स। अच्छा, उसके अलावा लाइन हाइट है और लेटर स्पेसिंग है। लाइन हाइट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लीडिंग का, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है और उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम अपना कस्टम 77.4। ठीक है, और हमें लेटर स्पेसिंग देनी है, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रैकिंग की। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रैकिंग और ट्रैकिंग के बाद उसने हमें कुछ इंटेलिजेंस हमें बता रहा है कि भाई ये वाली वैल्यूज़ हो सकती है, लेकिन हमारे पास है -2%। ठीक है,
तो अगर हम परसेंटेज को अगर हम मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं, परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 0.02 आ जाएगा, ठीक है, माइनस के साथ। तो हमारे पास वो वैल्यू भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम यहाँ पे उसको खुद से प्रोवाइड करेंगे, कस्टम वैल्यू हम देंगे, ठीक। अच्छा जी, लीडिंग और ट्रैकिंग ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। लीडिंग क्या करता है, हमारे पास लाइन हाइट देता है, ठीक है, जो भी हम होनी चाहिए लाइन वाइज, ठीक है। अगर हम किसी पेपर के ऊपर लिखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक A4 का पेज है, वाइट पेज है, उसके ऊपर हम कितना ही बड़ा हम ए बना सकते हैं पूरे पेज के साइज का। अगर हम लाइन वाला पेज ले लें तो उसके ऊपर लाइन के अंदर ही लिखना होता है। तो ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि हमें कितनी लाइन की हाइट देनी है हमें, ठीक है। और ट्रैकिंग क्या करता है, हमारे पास लेटर की स्पेसिंग के जो लेटर्स है उनके दरमियान कितना स्पेस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, रीडिंग के ऊपर हम पिक्सेल्स इस्तेमाल करेंगे और ट्रैकिंग के ऊपर हम EM इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रैकिंग जो है वो क्या कहते हैं, लेटर स्पेसिंग कहलाते हैं, ठीक है। लेटर्स के दरमियान कितना स्पेस होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो टेलमेंट का अपना जो स्पेस है वो रहता है, ठीक है। अगर हमें उसको चेंज करना है तो हम फिर ट्रैकिंग का हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम यहाँ से हेडिंग कॉपी कर लेते हैं, कंटेंट हेडिंग का, और यहाँ पर आके हम उसको पेस्ट कर देते हैं, सेव करेंगे और जाके देखेंगे भी कितना कोई फ़र्क आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इतना तो आ गया। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट को वाइट करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे हम लिख देंगे। अच्छा, अगर मैं डिज़ाइन पे जाऊँ और डिज़ाइन में अगर देखा जाए तो ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर मेरे को कलर, थ्रू आउट के सेक्शन मेरे को कलर वाइट चाहिए, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं हर एक डिव को मैं टेक्स्ट कलर दूँ, मैं क्या करूँगा, पेरेंट डिव को ही टेक्स्ट कलर वाइट कर दूँगा। तो उससे क्या होगा, थ्रू आउट की सेक्शन जो ये वाला सेक्शन है हीरो का, इसके अंदर टेक्स्ट कलर वाइट आएगा। अच्छा, फ़ॉन्ट के लिए यहाँ पे मैं भी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये वाला फ़ॉन्ट जो है ना, मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था उस वक्त मैंने देखा था ये फ़ॉन्ट नहीं अवेलेबल था, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से हम इसको इंपोर्ट करवा सकते हैं, वो है आप गूगल फ़ॉन्ट से हम जाके वहाँ से उसको आप इंपोर्ट करवा दें, ठीक है। उसका तरीका क्या होगा, वो ये होगा कि आप सिंपली आप जाएंगे, आप लिखेंगे गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है। ये पहली वाली वेबसाइट आप ओपन करेंगे और ये कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो रहा होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अपना डिज़ायर्ड जो भी फ़ॉन्ट है हमें सर्च करना है, हम यहाँ सर्च करते हैं इंटर, तो ये आ गया हमारे पास इंटर, ठीक है। अब हमें इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमारे पास गेट फ़ॉन्ट का हमारे पास यहाँ पे साइड के ऊपर आ रहा है। ये कह रहा है या तो आप कोड के अंदर उसको इम्बेड कर लें, ठीक है, या फिर आप उसको डाउनलोड कर लें। दोनों अप्रोचेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके अगर रखेंगे तो क्या होगा कि अगर कहीं नेट का इशू है तो वहाँ पे तो हमारे पास फ़ॉन्ट जो है वो हमारे कोड बेस से आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको URL के थ्रू करें, इम्बेड करवाएंगे, तो फिर जब तक नेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी वो फ़ॉन्ट्स लोड नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ से आप सिंपली कॉपी करके और ये इसको इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अंदर दूसरा भी टेक्स्ट बॉक्स है वो है ये वाला, तो इसका हम सिंपली यहाँ से कंटेंट इसका कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं।
नहीं, डिप्लॉय करने के बाद भी अगर आपके जो भी कोड फाइल के अंदर का फॉन्ट्स पड़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ से वो गेट कर लेगा। लेकिन अगर आपने यूआरएल इम्बेड करवाया तो जाहिर सी बात है, नेट की कनेक्टिविटी जब तक स्टेबल नहीं होगी, वो फॉन्ट्स अगर डाउनलोड नहीं हुए तो तब तक वो फॉन्ट्स आपके पास विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, दोनों अप्रोचेस होती है, लेकिन डिपेंड्स कि आपने क्या कहते हैं, जो आपका कोड है, कोड फाइल है, आपने उसको कितना कम रखना है। ठीक है, अगर आप फॉन्ट्स डाउनलोड करके रखेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर आप वहाँ से इम्बेड करवाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आउटसोर्स से आ रहा है, तो आपके कोड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज अ लोड के तौर पे। ठीक है जी, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, फॉन्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह सैमी ने बताया 110% आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। जिस तरह वही बात लिंक के लिए नेक्स्ट जेस ने एक नेटिव एलिमेंट दिया, इमेज के लिए नेक्स्ट जेस ने एक नेटिव एलिमेंट दिया, उसी तरह फॉन्ट के लिए भी नेक्स्ट जेस कुछ अप्रोचेस लेके आया है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फॉन्ट्स को जो एक्सटर्नल फॉन्ट्स हैं उनको अपने कोड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप वो वाली अप्रोच ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको थ्रू कराऊंगा कि आप किस तरह एक्सटर्नल फॉन्ट्स को या तो डाउनलोड करके इस्तेमाल कर लें या फिर एक्सटर्नल किसी भी सोर्स के थ्रू इस्तेमाल कर लें। लेकिन देयर इज़ अ थिंग, अगर नेटवर्क कनेक्शन लो है, डाउन है, तो मेक श्योर आपने एक अल्टरनेट बेहतर अप्रोच इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका जो फॉन्ट हो वो आपके लेआउट के हिसाब से बेहतरीन हो, ठीक है, लेकिन जो आपने फॉन्ट यूज किया हुआ है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है, मतलब आपके कोड बेस का पार्ट नहीं है। तो जब आपका इंटरनेट कनेक्शन लो होगा तो ब्राउजर अपना डिफॉल्ट फॉन्ट दिखाएगा, कब तक? जब तक ये एक्सटर्नल फॉन्ट डाउनलोड नहीं हो जाता। तो उस वक्त तक हो सकता है आपका लेआउट थोड़ा मिसअलाइन रहे, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ से हमेशा आप बचे रहें तो आप अपना फॉन्ट डाउनलोड करते हैं। इससे कुछ चीज़ें होती हैं कि आपका कोड साइज बढ़ता है और दीगर और चीज़ें भी होती हैं। इसके बरक्स एक और अप्रोच वो है नेक्स्ट जेस की अप्रोच। नेक्स्ट जेस का जो फॉन्ट का टैग है या जिस तरह फॉन्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो अप्रोच लेजी लोडिंग के थ्रू होती है और हमें काफ़ी सारे मसलों से बचा लेती है। तो 3 तरीके हैं, एक्सटर्नल फॉन्ट, इंटरनल फॉन्ट, और नेक्स्ट जेस जो लेके आया है वो है नेक्स्ट जेस का अपना नेटिव फॉन्ट का अप्रोच यूज करते हुए फॉन्ट्स को इस्तेमाल करना। तो पहले दो तो बिल्कुल आप HTML में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप सिंपल HTML करते हैं। तीसरी जो अप्रोच है वो एक नई है, वो नेक्स्ट जेस की नेटिव है, हम उसको देखेंगे और उसको इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट फॉन्ट्स को अपने वेबसाइट के अंदर यूज करेंगे। अभी मुझे उस तरह की फीलिंग आ रही थी, वो क्या कहते हैं, जहाज के अंदर एयरहोस्टेस नहीं होती, परवाज से पहले बता रही होती है अपनी सीट बेल्ट बांध ले और तमाम चीज़ें। अच्छा, आज मैं थोड़ा डाउन हूँ, तो अगर आप लोग को थोड़ा डाउन डाउन फील हो रहा हो तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, इसलिए सेमी आज की क्लास लीड कर रहे हैं और ज़बरदस्त लीड किया, मैं इनके लिए जोरदार हूँ। टीचर वाले यूँ बैठे हुए होते हैं, आई डोंट नो वाई कि वो क्लास का पार्ट नहीं है या क्या चाहते हैं। तो मेक श्योर वहाँ पे असेंबली भी नहीं चल रही थी, तो ऐसा कोई भी मसला हो प्लीज़ आप आगे आ जाया करें। अभी काफ़ी अभी आई गेस चल गई है, लेकिन कोई भी ऐसा इशू हो तो आप आगे आ जाया करें, फिक्र नहीं। हाँ तो सही है, मतलब अगर कोई इशू है तो अगेन क्लास में आने का एक ही पर्पज है, वो है पढ़ना। पढ़ने के लिए जिस तरह आसानी आप लोग के लिए हो, आपने उस आसानी की तरफ जाना है। आप आगे आगे बैठे, कोई मसला नहीं। अगर पीछे बैठ को हम प्रेजेंट ही सही नहीं कर पा रहे, आपको SMD नहीं सही चलती हुई मिल रही, तो आपके आने का फायदा क्या? आपका भी तो वक्त कीमती है। तो मेक श्योर अपने वक्त को वैल्यू दें। बेस्ट ट्राई टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम दिस क्लास। तो इसको आपको कैसे मिलेगा? मेरी बात आज आप तक पहुंचे, मेरी आवाज़ आप तक पहुंचे, जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो आप तक सही से पहुंचे। तो इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। वो एफर्ट क्या है? सिंपल सी है, आगे आ जाओ भाई। खैर कंटिन्यू करो भाई।
ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ एक्सप्लोर कर लेते हैं कि गैप क्या काम करता है। तो सिंपली हम यहाँ, अच्छा यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि गैप किस तरह काम कर रहा होता है। तो सिंपली ये इस्तेमाल किया जाता है कि आप कोई भी एलिमेंट्स ग्रिड या फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हो, उनके दरमियान स्पेस आपने इस तरह ऐड करनी है। ठीक है, सिंपली गैप इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत रोज एंड कॉलम्स में इम्प्लीमेंट होगा। अगर आप एक्स वाई करके इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके रिस्पेक्टिव इम्प्लीमेंट होगा। कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, ग्रिड में भी काम करता है और फ्लेक्स बॉक्स में भी करता है, दोनों में काम करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्पेस लेकर आना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनके दरमियान कितना स्पेस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने अपने एक कोई भी एक एलिमेंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के एलिमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं दबाऊंगा ऑल्ट का की और उसके बाद में ऊपर वाले के साथ उसको मैं क्लिक करवाऊंगा। चलिए कुछ इतने सारे, अच्छा, ये जो दीग और स्टूडेंट्स हैं, ये अपना कर्सर हटा दें। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मीठा पड़ा हुआ है और सारी मक्खियाँ उसके ऊपर आ गई। तो ज़रा आप लोग हटा दें अपने अपने कर्सर। वैसे ऑप्शन होता है, तरीका होता है हटाने का। तो थैंक यू सो मच, आप लोग हटा लिया। तो इसी तरह कॉर्पोरेट करें और हम आगे चलें। आप लोग को इसमें नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। ये तो हमने शेयर कर दिया इसलिए आ रहा है, आप लोग को इसमें। अच्छा जी, तो अब हमें यहाँ पे इनके दरमियान स्पेस मालूम करना है। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने पैराग्राफ के एलिमेंट को सिलेक्ट किया, ऑल्ट का की दबाया और मैंने उसके ऊपर वाले जो एलिमेंट था उसके साथ मैंने क्लिक किया। तो मेरे को बता रहा है कि इनके दरमियान कितना स्पेस है। ठीक है, अब ये स्पेस या गैप जो है वो पिक्सल के अंदर आ रहा होता है, तो आप उसको उस हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 24 लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपको ठीक है नज़र आया। मैं यहाँ पे गैप की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जल्दी से। मेरे को मिल गया 6 के ऊपर मेरे पास अवेलेबल है गैप। सेव करते हैं, देखते हैं क्या फर्क कुछ पड़ता है या नहीं पड़ता। चलिए यहाँ पे कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे कोई और अप्रोच इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये बंद हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भी ये क्यों इशू कर रहा है, गैप तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हमें उसके ऑल्टरनेट हमें कोई और सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्जिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पैडिंग भी। ठीक है, अगर हम पैडिंग इस्तेमाल करेंगे तो जो भी एलिमेंट होगा वो इटसेल्फ वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि अंदर के साइड से वो बड़ा होगा, लेकिन हमें स्पेस चाहिए बाहर। तो हम क्या काम करेंगे, मार्जिन। सिंपली हम यहाँ पे एक काम करते हैं, मार्जिन बॉटम लगा लेते हैं, क्योंकि मैं H2 के ऊपर काम कर रहा हूँ। मार्जिन बॉटम करके मैं यहाँ पे 6 पिक्सल्स के ऊपर या 6 साइज के उसको मैं इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। ये स्पेस हमारे इसमें आ चुका है। ठीक है, अब हम इसके साथ एक इमेज भी लगा लेते हैं जल्दी से, ताकि हमारा जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए।
ठीक है। ये हमारा इमेज, ये बेसिकली कहाँ पर मौजूद है, ये हेडिंग के बाहर वाले डिव के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये भी एक कंटेनर है, तो उसको हम जल्दी से हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा डिव और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया क्लास। इसकी कुछ ना कुछ अपनी हाइट है। ठीक है, इसकी है 549 और विड्थ है 824। तो विड्थ दे देते हैं हम 824 पिक्सल्स और हाइट हमने दे दी 549 पिक्सल्स। ठीक है, इसके अंदर का जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्स वैल्यू यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ बीजी ब्रैकेट और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम तो हो गया। अब हमें इसको इसके साथ अलाइन करना होगा। फिर हम इसको यहाँ पे एक दफ़ा व्यू कर लें, इस तरह आ रहा है। इसके साथ लेकर आना है तो हम यहाँ पे फ्लैक्स इस्तेमाल करेंगे। फ्लैक्स हम कौन सी डिव पे इस्तेमाल करेंगे, पेरेंट के ऊपर। इसका पेरेंट कौन है, ये है। यहाँ पे हमने लिखा फ्लैक्स और उसको यहाँ से व्यू करते हैं, ये इस तरह आ गया। अब हम इसको सेंटर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये सेक्शन भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक बटन की कमी है। ठीक है, वो अगर हम बटन लगा लें ये सेक्शन भी हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा आगे इसके अलावा डिज़ाइन के अंदर जितने भी सेक्शंस बने हुए हैं वो ऑलमोस्ट इसी पैटर्न के ऊपर हैं कि एक में इमेज राइट पर है और टेक्स्ट लेफ़्ट पर है और दूसरे में टेक्स्ट लेफ़्ट पर है और इमेज राइट के ऊपर है। ठीक है, तो इसके लिए एक हिंट है आप लोगों के लिए, बल्कि हिंट क्या, आप खुद एक्सप्लोर करें इसको हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, कि हम एक एलिमेंट, हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है और उसके इमेज को और टेक्स्ट को उनका हमने व्यू चेंज करना है कि हम उसको राइट और लेफ्ट पे हम किस तरह ला सकते हैं विदाउट कि हम कोड को ऊपर नीचे करें। ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसको रख लें, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है तो इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंपोनेंट बना लें, इसको वर्क टुगेदर का कंपोनेंट बना लें, वो मर्जी आपकी है। ठीक है, वर्क डन का, हीरो का कंपोनेंट बना लें, एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंपोनेंट बना लें और नीचे आना और ये नीचे वाले को आप वर्क टुगेदर का कंपोनेंट बना लें। आई वांट अ गाय और अ गर्ल जो कि एक ही कंपोनेंट बनाए, एक सिंगल कंपोनेंट, और ये तीनों सेक्शन अचीव करें। आई विल बी लुकिंग फॉर दैट स्टूडेंट जो ये कर ले। नेक्स्ट क्लास तक मैं देखूंगा कि किसने ये चीज़ अचीव कर ली। ठीक है, आई नो कहीं पे टेक्स्ट लेफ्ट पे है, कहीं पे इमेज राइट पे, कहीं पे टेक्स्ट ब्लैक है, कहीं पे वाइट है, कहीं पे इमेज लेफ्ट पे है, कहीं पे इमेज राइट के ऊपर है, लेकिन स्टिल एंडलेस पॉसिबिलिटीज इफ यू आर टेक्निकली साउंड। अगर आपको कंपोनेंट आर्किटेक्चर का अच्छे से इल्म है तो आप कुछ ट्विकिंग के बाद, अच्छा इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि मैंने नहीं पढ़ाई, बट स्टिल आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, आप कर लेंगे। तो ये 3 सेक्शन, नीचे वाले की मैं बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट ये जो ऊपर के 3 सेक्शन है, यहाँ से लेके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वर्क टुगेदर और सबसे पहला वाला जो हमने कर लिया है, ये तीनों एक ही कंपोनेंट से जिसने कर लिया मैं उसका फैन हो जाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी जो चीज़ नहीं पढ़ाई और उसने कर लिया तो ज़बरदस्त। बाकी आप नीचे वाले देख लें, उसमें भी इसको भी आप उसी कंपोनेंट के थ्रू अचीव कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, और आई गेस इट्स फेयरली सिंपल। बाकी ये 3 डिफरेंट हैं, ये ऑब्वियसली आप करेंगे।
अगली क्लास का असाइनमेंट ये है, ये फिग्मा की स्क्रीन्स आपके साथ डिस्कॉर्ड के ऊपर शेयर कर दी गई है। फॉर्म का लिंक आपको दे दिया जाएगा, लेकिन स्क्रीन्स आपके पास पहले ही है, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आपने ये कोड करना है। नए बार आपको बनाना सिखा दिया, नीचे वाला हीरो बैनर आपको बनाना सिखा दिया, आगे के बिल्कुल उसी अप्रोच पे इस्तेमाल हो रहे हैं। चेरी ऑन टॉप, जो आपको एक छोटे सा और बात दी गई है, अगर कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाए तो कोई मसला नहीं है, वो है कंपोनेंट। एक कंपोनेंट इस्तेमाल करते हुए ये 3-4 सेक्शन को आप अचीव कर लें। थैंक यू सो मच।